Hello students, myself Kajal, a member of Aditya Joshi's education team and your biology class 12 mentor. आ जाओ, हेलो एवरीवन, आ जाओ फटाफट से सब लाइव, आ जाओ फटाफट से सब लाइव, फिर हम आज एक न्यू चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम स्टार्ट करेंगे। आ जाओ सब लोग जल्दी जल्दी। हेलो एवरीवन, आ जाओ जल्दी जल्दी। हेलो अभिलिप्सा। आज हम न्यू चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग निहाल, एलिजा, स्टडी, डोरामी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्राची, हर्ष। सब बच्चे आ गए हैं, जो डेली लाइव ज्वाइन करते हैं वो सब आ गए हैं ना। लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था हैशटैग डॉक्टर लिखने का, वो किया था मैक्सिमम लोगों ने। डॉक्टर जागृति लिखा था, डॉक्टर हर्षित, डॉक्टर प्राची, डॉक्टर प्रियंका, अमृता, डॉक्टर भावना, ये सब देखा था मैंने लास्ट टाइम। जिन्होंने जो नहीं करके गए थे ना ये वाला होमवर्क, आज करके जाना। गुड इवनिंग दिशा। मैंने बहुत सारे देखे थे, डॉक्टर जागृति, प्रियंका, प्रिया, भावना, हर्षित, ये सब थे। वेरी गुड, जिन्होंने होमवर्क किया था ना, वेरी गुड। आज भी करके जाना। टेस्ट किस किसने दिया है बताना। टेस्ट दे दिया सबने? बायो का कैसा लगा टेस्ट? टेस्ट दे दिया सबने? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद टेस्ट टुडे? ओके, एलिजा ने दे दिया, जागृति, स्टडी, अभिलिप्सा। ओके, बायो का टेस्ट इजी था या टफ लगा? ओके, सबने दे दिया, वेरी गुड। क्वेश्चन बन रहे थे ना? हाँ, न्यूमेरिकल्स बन गए थे, जो मैंने 3-4 न्यूमेरिकल्स डाले थे। एक उसमें से थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, पोलर बॉडी वाला, वो हो गया था सबसे? ओके, इजी लगा ना, अच्छी बात है। अगर तुमने लेक्चर्स अटेंड किए तो डेफिनिटली तुम्हें इजी लगा होगा। वेरी गुड। कितने मार्क्स बन रहे हैं? चलो मार्क्स बाद में डिस्कस। टफ नहीं था ना? हाँ, वेरी गुड। एक, हाँ, वही एक ट्रिकी पोलर बॉडी वाला क्वेश्चन था, वो थोड़ा ट्रिकी था, बट कोई बात नहीं। लेक्चर में लेकिन वो हमने सेम टू सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था, बट थोड़ा-सा डेटा अलग था उसका। ओके, ओके। चलो, अभी और बच्चे आ रहे हैं, मैं थोड़ा देखो आपको पर्सनल मेंटरशिप के बारे में बता देती हूँ। देखो, पहली बात तो आज लास्ट डे है पर्सनल मेंटरशिप का, ठीक है? तुम्हें क्यों जॉइन करना चाहिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। अच्छा, पहले ये बताओ, जो नीट का जो एग्ज़ाम है तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू यू कि क्या है नीट? हाँ, अंजू भी कह रही है टफ नहीं था। अगर लेक्चर्स तुमने देखे हैं ना पहले वाले सारे, तो सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे गारंटी, और एक भी क्वेश्चन गलत भी नहीं हुआ होगा। ओके। हाँ, तो नीट तुम्हारे अकॉर्डिंग इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम? देखो, मैं बताती हूँ, नीट जस्ट एक एग्ज़ाम नहीं है। नीट एक ऐसी तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ एक ऐसी लड़ाई है जहाँ पे तुम्हें अपने फ़ियर्स को, तुम्हें अपने डर को, तुम्हें अपनी डिमोटिवेशन को, जितने भी तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है ना, उस पे जब तुम एक तरह से कंकर कर लेते हो, वो तुम्हारे लिए नीट है, ठीक है? वो तुम्हारे लिए नीट है। तुम्हारे माइंड में एक फ़िल्टर होना चाहिए कि हाँ, हमें इन सब चीज़ों से, जो भी तुम्हारे नीट फेज़ ऑफ लाइफ़ में तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे इमोशंस वगैरह क्रिएट होते हैं, उन सब से जब तुम फ़िल्टर करके चले जाते हो ना, तब तुम एक्चुअल में तुम्हारा जो नीट ड्रीम है, वो तुम क्लियर कर पाते हो। तुम यूट्यूब पे देखते होगे, हज़ारों जगह देखते होगे, तुम्हारा वो 8-8 घंटे बोलेंगे कि अगर तुम्हें नीट क्रैक करना है तो 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। ये सब आके बातें बहुत करते हैं। लेकिन क्या तुम उस चीज़ पे फ़ोकस रह पाते हो कभी भी? जब तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हारा माइंड इधर जाएगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, उधर जाएगा। पढ़ने बैठे हो लेकिन तुम्हारा माइंड बहुत आलतू-फालतू चीज़ों में भी जाता है ना? तो क्या है, हमें जब तुम इस चीज़ों से, अगर तुम्हें बाहर निकलना है ना, तुम्हें एक जगह पे अगर फ़ोकस रहना है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल अगर बाहर निकलना है, तो उसके लिए ना तुम्हें एक गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? गाइडेंस जब तक ना हो ना,
पहली बात तो एक ट्रैक पे हम जो है, जो हमें ट्रैक पे चलना है, जो हमारा नीड मेन मोटिव है, उस ट्रैक पे पहली बात तो हम नहीं चल पाएँगे। तो इन्हीं चीज़ों के लिए ना पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए जो है वो लॉन्च किया गया था। सब जानते भी होंगे इसके बारे में, ठीक है? जिसका प्राइस जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹3000 में आपको मिल रहा है, वो भी सिर्फ़ आज तक। ठीक है, आज 15th अगस्त है, आज इसका जो ऑफर है वो फिनिश हो जाएगा, 5000 से इसका प्राइस जो था वो स्टार्ट हुआ था और अब अप टू 40% ऑफ जो है वो लग के ₹3000 का आपको इसका प्राइस मिला है, जिसमें आपको सिर्फ कोड यूज़ करना है काजल 123। देखो सिर्फ इसका जो ऑफर है वो आज तक है, ये थोड़े दिन पहले लॉन्च किया गया था लेकिन इसका अब जो है वो हाँ, कुछ कह रहे हैं नीट इज़ अ स्कैम। वो हाँ, इस साल हुआ बट ऐसा नहीं है। नीट तुम्हारे लिए एक मैंने बताया ना एक फाइट है जिसमें तुम्हें बस अपने इमोशन से जीतना है और डेफिनिटली तुम क्रैक कर लोगे। और इन चीज़ों से करने के लिए पर्सनल मेंटरशिप आपके लिए लाए हैं। क्योंकि देखो तुम फ़ोकस करते हो कि हमारा नीट 2025 ऐसा होगा, पता नहीं या 2026 वाले भी होंगे कुछ मतलब ऐसा होगा, ऐसे होगा। तुम जीते हो अपने फ्यूचर में। लेकिन जो तुम्हारा मेंटर होगा ना वो पहली बात तो तुम्हारे आज में, तुमको अपने आज में लेके आएगा कि हाँ, तुम आज कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तुम आज कितना पढ़ चुके हो, तुम कितने पानी में हो, ठीक है? तो मेंटर जो तुम्हें मिलता है ना पर्सनल मेंटरशिप के अंदर, वो तुम्हारे आज पे फ़ोकस करता है। और मैं तुम्हें एक और चीज़ सबसे मेन बता दूँ, आज जिन्होंने भी पर्सनल मेंटरशिप का जो प्रोग्राम जॉइन कर रखा है ना, वो अभी तक 640, 650 आराम से क्रॉस कर चुके हैं। अगर अब तुम खुद सोचो, अगर वो आज 640, 50 क्रॉस कर चुके हैं, तो 700 प्लस तो उनके यूँ हो जाएगा, उनका बिल्कुल यूँ 700 वो ले जाएँगे, है ना? तो इसके लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट है, देखो अगर तुम भी जॉइन करते हो ना डेफिनिटली 1 या 2 महीनों के अंदर-अंदर 640-50 पे आराम से पहुँच जाओगे, है ना? तो इसका देखो प्राइस 3000 मिलेगा, सिर्फ़ तुम्हें कोड यूज़ करना है काजल 123 ठीक है? सिर्फ़ आज तक इसका ऑफर है, तो जिसको लेना हो यार ले लेना। उसके बाद देखो फिर दोबारा ऐसा नहीं आएगा, तो तुम्हें लेना हो तो ले लेना। इसमें तुम्हें यार हर चीज़ मिल रही है। तुम्हें डेली टारगेट्स देगा मेंटर आके, ठीक है? तुम्हें वन टू वन इंटरैक्शन मिलेगी, उससे तुम वीडियो कॉल पे बात करो, तुम्हें जैसे बात करनी है तुम करो। 24/7 तुम्हारा डाउट फोरम ओपन रहता है। जो डाउट आ रहा है, जहाँ पे डाउट आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि तुम्हें सिर्फ स्टडी से रिलेटेड नहीं, तुम्हारे घर में कोई रीज़न है कि जिस वजह से तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम्हें आलसपन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको वहाँ पे वन टू वन इंटरैक्शन मिलेगा। तुम्हें डीपीपीज़ वहाँ पे डेली मिलती हैं, ठीक है? तुम्हारे वहाँ पे टेस्ट होते हैं, टेस्ट का तुम्हारा एनालिसिस किया जाएगा कि हाँ, ये जो बच्चा है वो इतना नहीं कर पा रहा है। तुम्हारा मीन्स प्रॉपर बोलो एनालिसिस किया जाता है टेस्ट का, तब तुम्हें मेंटर आके वहाँ पे गाइड करता है, ठीक है? उसके बाद देखो तुम्हें 30,000 क्वेश्चन बैंक्स मिल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक्स तुम्हें डीपीपीज़ में मिलती हैं, लेकिन इसके अलावा देखो अगर आपको पता हो जो डीपीपी कोर्स चल रहा है, जो कि सिर्फ आपका ₹499 का है, वो भी आपको पर्सनल मेंटरशिप वाले बच्चों को वो भी बिल्कुल फ्री मिलता है। तो एक जगह से देखो तुम्हें कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, है ना? तो तुम्हें सिर्फ क्या यूज़ करना है काजल 123 कोड यूज़ करना, सिर्फ आज तक इसका ऑफर वैलिड है, ₹3000 में आपको जो है ये मिल जाएगा, ठीक है? कोई डाउट है पर्सनल मेंटरशिप के रिगार्डिंग? फटाफट से पूछ लो। कल से प्राइस देखो कल से प्राइस ये प्राइस तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। ये प्राइस तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये सिर्फ आज के लिए है, ठीक है? तो जिसको लेना है जल्दी ले लो, बेस्ट चीज़ मिल रही है तुम्हें। बड़े-बड़े तुम जाते होगे, तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तुम जाते हो, क्या तुम्हें वहाँ पे एक एक बंदा आके बताता है कि हाँ, ऐसे कर लो? वहाँ तुम्हें हज़ारों के 100-100, 200-200 बच्चे बैठाएँगे, पढ़ा के चले जाएँगे। क्या तुम्हें एक वो चीज़ मिलती है कि हमें हाँ, एक दीदी भैया हमें गाइड करे और कहाँ के मेंटर? बिल्कुल टॉप जो कॉलेजेस हैं, वहाँ के तुम्हें मेंटर आके गाइड करते हैं, है ना? ओके, कोई डाउट नहीं है पर्सनल मेंटरशिप के रिगार्डिंग, कुछ भी पूछना हो पूछ लो। आज लास्ट डे है, मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर रोना मत, ठीक है? मोविन कह रहा है सब चंगा सी। ओके, चंगा सी तो हम शुरू करते हैं। गुड इवनिंग श्रुति। चलो, ओके, टेस्ट सबने दे दिया ना? चलो तो अब हम शुरू करते हैं हमारा ये मैंने आपको बता दिया अप टू 40% ऑफ चल रहा है जिसमें आज सिर्फ ऑफर है काजल 123 आपको कोड वहाँ पे यूज़ करना है। ओके, तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला। क्या शुरू करेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी आई होप सबने देखो देख लिया होगा। रिप्रोडक्शन वाली यूनिट का देख लिया होगा, टेस्ट दे के आए हो तो देखा ही होगा, है ना? आज जितने बच्चे मुझे दिख रहे हैं ना इनको मैं डॉक्टर नेम से एड्रेस करूँगी, जो लास्ट टाइम डॉक्टर लिख के गए थे ना जैसे अभी मुझे यहाँ रविंदर कुमार ये शालिनी के नेम से है ना, डॉक्टर शालिनी लिखा हुआ था, डॉक्टर जागृति लिखा हुआ था, डॉक्टर प्राची लिखा हुआ था और डॉक्टर हर्षित लिखा हुआ था। बस अभी जो आए हैं उनमें से यही इन मुझे नाम दिखे थे। ठीक है? आज करके जाना, जिन्होंने नहीं किया था करके जाना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, देखो हम अगर अपनी हेल्थ के बारे में जब बात करें, तो हमें देखो जो पूरी दुनिया आपको फिज़िकल हेल्थ के बारे में सब बताते हैं। फिज़िकली ऐसा होना चाहिए, एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए, डे टू डे वर्क करना चाहिए, हमें एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहना चाहिए। ये सब बात होती हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज़ हमारे फिज़िकल हेल्थ की।
लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई नहीं बताता, क्योंकि एक तरह से इतना देखो यार सोशल नहीं है इतनी चीज़ें, है ना? बहुत सारे लोग शर्माते हैं या फिर जो भी बातें की वजह से हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई नॉलेज जो है वो नहीं मिल पाती है। और अगर हम इंडिया की बात करें ना, हमारा जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे आता है, इट्स अ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री मानी जाती है, बट ये कोई खुश होने की बात नहीं है, कोई हमारे लिए प्राउड मोमेंट नहीं है। ये एक तरह से गलत बात ही है कि हमें इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना शेल्टर में प्रॉब्लम आएगा, उतना तुम्हें बेसिकली फूड रिक्वायरमेंट्स में जो है प्रॉब्लम आएगी। तो अल्टीमेटली हम कहें जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतना ज़्यादा हमारे जो हम चाहते हैं वो चीज़ें हम गेन नहीं कर पाएँगे इन आवर फ्यूचर। ठीक है? तो इसके लिए क्या था, हमारे पास जो था इंडिया ने, देखो पहले तो मैं आपको डेफिनिशन बता देती हूँ। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ना, अब जैसे हम मानते हैं हेल्थ क्या है कि हमें कोई डिसीज ना होना, ये हम वैसे 12th वाले अभी जो ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर आएगा हम वहां पे पढ़ेंगे। आपके इस पास क्या है कि हेल्थ का मतलब मेन क्या है। हेल्थ का मतलब देखो ये नहीं होता कि तुम्हारे जो है तुम बिल्कुल, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है तो तुम हेल्दी हो, ऐसा नहीं होता। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग देखो हेल्थ की मेन डेफिनेशन क्या थी। डब्ल्यूएचओ ने बोला था कि पहली बात तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो क्या होता है, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल। मीन्स आप फिजिकल तरीके से भी सही होने चाहिए, आप इमोशनली स्टेबल भी होने चाहिए। ये नहीं कि छोटी सी बात और रोने लग जाओ या छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाओ। मीन्स यू शुड बी इमोशनली स्टेबल, है ना? उसके बाद आपको बिहेवियरली स्टेबल रहना चाहिए, सोशली स्टेबल रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई आए लड़ने शुरू हो जाओ, नहीं। तुम्हें मतलब अगर क्या है फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर एंड सोशली, जब तुम इन चारों एस्पेक्ट से बिल्कुल हेल्दी होगे ना, उस स्टेट में तुम्हें बोला जाएगा कि तुम हेल्दी हो। अब बताओ कौन कौन बच्चा हेल्दी है? कोई यहाँ पे परफेक्टली हेल्दी है चारों एस्पेक्ट्स में? है कोई हेल्दी? ठीक है? और अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बेसिस पे देखें, तो देखो अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारा हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, तो वी आर हेल्दी, नो। साथ-साथ क्या हो रहा होता है हमारे पास फिजिकली भी, हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फिजिकली भी ठीक होने चाहिए एंड फंक्शनली भी, प्रॉपर्ली वो फंक्शनली भी करने चाहिए। तब हम मेन कहते हैं कि हमारे पास हाँ, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हम हैं। ठीक है? तो ये जो आपकी डेफिनिशन थी, ये किसने दी थी? डब्ल्यूएचओ ने, व्हिच इज़ योर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन। हाँ, जागृति, अच्छा जागृति पूरी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ओके, फिजिकली भी, इमोशनली भी, सोशली भी एंड रिलीजियसली, ओके। चलो, अब देखते हैं हम आगे। अब क्या था, हमारे पास देखो इंडिया में जितनी ज़्यादा जो थी पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ चुकी थी। तो इन चीज़ों के लिए ना इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री थी, सबसे पहली इंडिया हमारी कंट्री थी जिसने सोचा कि हमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमें कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए जिससे हमारे जो पॉपुलेशन का नंबर है ना, वो डिक्रीज़ हो जाए या फिर मैनेजेबल लेवल पे आ जाए। तो इंडिया सबसे पहली बात तो पहली कंट्री थी जिसने ये सब जो था वो लॉन्च किया। इंडिया ने क्या मेन प्रोग्राम लॉन्च किया? उसका नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, विच इज कॉमनली नोन एज आरसीएच प्रोग्राम्स। ठीक है? तो इंडिया ने क्या लॉन्च किया? रिप्रोडक्टिवली एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स उसने इंडिया ने लॉन्च किया। कौन से ईयर में? 1951 में। कौन सी ईयर में किया था? 1951 में हमारे पास इंडिया ने कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए? आरसीएच प्रोग्राम्स को लॉन्च किया, जिसके अकॉर्डिंग अब आरसीएच प्रोग्राम्स क्या था? एक तरह से एक प्रोग्राम था, जैसे तुम्हारा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है जहाँ पे तुम्हें टोटली गाइडेंस मिलती है। सिमिलरली इंडिया ने रिप्रोडक्टिवली चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का जो था वो लॉन्च किया। अब इसमें क्या-क्या पॉइंट्स आए? देखो, क्या था इसमें? पहला पॉइंट था कि यहाँ पे आरसीएस प्रोग्राम्स के अंडर लोगों के घर जा जाके या फिर देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे, या तो प्रिंट मीडिया के थ्रू, मतलब लाइक पैम्फलेट्स जो बिकते हैं उनके थ्रू, या किन्हीं भी तरीकों से, या ऑडियो वगैरह के थ्रू जो है एक हम बोले तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या करना, अवेयरनेस क्रिएट करना सेक्स एजुकेशन से। क्योंकि देखो बहुत लोग जो होते हैं वो सेक्स एजुकेशन का जो स्प्रेड है वो स्कूल्स वगैरह में इतना स्प्रेड नहीं करते, बिकॉज हम कह सकते हैं शाइनेस की वजह से या किन्हीं भी रीजंस की वजह से, है ना? तो लेकिन आरसीएस जो प्रोग्राम है जो कि इंडिया ने लॉन्च किया, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि सेक्स एजुकेशन के बारे में सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस है कि हमें नॉलेज देनी है। दूसरा काम वही कि अवेयरनेस फैलानी है हमें पूरी कंट्री में। तीसरा काम हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। ये नहीं कि कोई 10 बंदे बीमार हैं और वो एक हॉस्पिटल में जाके एक टाइम पे चलेंगे, नहीं, हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ा देनी है कि पहली बात तो मल्टीपल हॉस्पिटल्स हो, मल्टीपल डॉक्टर्स अवेलेबल हो, सब कुछ हो जिससे कि हमारा एक परफेक्ट, मैं बोलूँ तो हमारी ट्रीटमेंट हो सके। तो हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ानी है। एसटीडीज, एसटीडीज होते हैं पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। आपको एसटीडीज के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, है ना? क्योंकि एसटीडी का हम आगे देखेंगे, सिम्टम्स अपीयर होने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो उससे भी आपको ना पहले ही नॉलेज होनी चाहिए एसटीडी आपके पास क्या होती हैं, जिससे आप प्रॉपर अर्ली ट्रीटमेंट जो है आप ले सकें। ठीक है? उसके बाद आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पता होने चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम आगे देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, बेरियर, नेचुरल वगैरह, ये सब इतने सारे टाइप्स के होते हैं। हमें इनके बारे में पता होने चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम अपने इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो आरसीएस प्रोग्राम्स के अंदर ये भी एक मोटिव था उनका। और क्या था? स्टॉप यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। और उनका काम क्या था कि एमनियोसेंटेसिस को रोकना। इतना सबको समझ आया? अभी एमनियोसेंटेसिस में बताती हूँ क्या होता है। ये बताओ पहले, आरसीएच प्रोग्राम्स कौन सी ईयर में हुआ था, बता दो?
ऊपर लिखा हुआ है कौन सी ईयर में आपके पास आरसीएस प्रोग्राम पहली बार तो लॉन्च हुआ था? देखो हम ना ट्राई करेंगे आज कंप्लीट चैप्टर करने का विद क्वेश्चंस, बट अगर नहीं होता तो हम इसको कोई बात नहीं दोबारा कर लेंगे, थोड़ा-सा जो बचेगा, बट वी विल ट्राई आवर मैक्सिमम कि हम पूरा चैप्टर करें, ठीक है? ओके, ठीक है, सबका 1951 में। अब देखो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियो अभी हम वैसे देखो थोड़ा-सा बाद में आते हैं, लेकिन अभी इनका जो था वो एक मोटिव था एमनियोसेंटेसिस, तो मैं बता देती हूँ। देखो, हमने अपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास ना एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ये सारा हमारे पास क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है और इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हमारे पास जो फीटस होता है वो बैठा होता है। दैट मीन्स जो हमारा फीटस था वो किससे कवर्ड होता है? एमनियोटिक फ्लूइड से कवर होता है। किस लिए कवर होता है? मैंने आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जिसने पढ़ा है ना, वो बताएगा कि एमनियोटिक फ्लूइड से जो फीटस होता है वो कवर क्यों होता है? टू प्रिवेंट एक वर्ड आएगा, क्या प्रिवेंट करने के लिए? मैंने लेक्चर में बोला था, ठीक है? तो क्या होता है ये फीटस जो होता है वो हमारे पास होता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ना बताओ मैं कमेंट्स देख रही हूँ तुम्हारे क्या इसका आंसर आएगा? इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ना हमारे पास कुछ फीटल के सेल्स भी मिलते हैं। हमारे पास कुछ फीटल के सेल्स भी मिलते हैं। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है एक इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। सपोज़ ये इंजेक्शन है, मान लो इंजेक्शन है, घटिया सा है वैसे तो। ये इंजेक्शन होता है, ठीक है? ये इंजेक्शन जो है हम एक अपने फीटस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इंसर्ट करेंगे। जिससे क्या होगा इस एमनियोटिक फ्लूइड को ना इस इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकाला जाता है ना? अब क्या है अगर हम इस इंजेक्शन के थ्रू अपने एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लेंगे, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ना क्रोमोसोमल चीज़ें पता लग जाती है। मीन्स सिंपल बोलूँ तो मैं क्रोमोसोमल एबेरेशंस जो भी हमारे पास फीटस के अंदर होती है ना, वो सब हमें जो है पता लग जाती है। अब देखो, अब यहाँ पे रिलेटेड है क्रोमोसोमल, किससे रिलेटेड है ये? क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल से रिलेटेड है तो डेफिनिटली यहाँ पे हमारे पास क्या होगा यहाँ पे एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के बारे में भी हमें थोड़ी-सी नॉलेज मिल जाएगी और अगर हमें एक्स और वाई क्रोमोसोम के बारे में थोड़ी-सी भी नॉलेज मिल गई, तो हम तो बेबी का सेक्स पता लगा लेंगे ना कि या ये तो या मतलब हमारे पास ये गर्ल पैदा होगी या मेल पैदा होगा, है ना? तो क्रोमोसोम एबेरेशंस हमारी एमनियोसेंटेसिस के प्रोसीजर से पता चलती है, जिसकी वजह से हमें सेक्स ऑफ फीटस भी पता लग सकता है ना? तो इसलिए हमारे पास जो एमनियोसेंटेसिस वाला जो प्रोसीजर था ना, इसको बैन कर दिया गया था। ऑल्दो हमारे पास ये क्रोमोसोमल एबेरेशन जानने में हेल्प करता था। हाँ, सबका ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर, डेसिकेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, सबका ठीक है। ठीक है। तो क्या होता है क्रोमोसोमल एबेरेशन जैसे कि मैं सिंपल बोलूँ डाउन सिंड्रोम जब हम अपनी जेनेटिक्स वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। जैसे कि आपके डाउन सिंड्रोम हो गया, आपके पास सिकल सेल एनीमिया हो गया। तो ये सब डिसीज़ेज़ जो है हम एमनियोसेंटेसिस के प्रोसीजर से पता लगा सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्रोमोसोमल डिसीज़ेज़ है, ठीक है? लेकिन अब पता है एनसीईआरटी में नहीं दे रखा क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। क्लेफ्ट पैलेट के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो क्लेफ्ट पैलेट होता है ना, क्लेफ्ट पैलेट एक डिसीज़ है जो कि अब ये डिसीज़ हमारी कैसी होती है, ये हमारे पास एक नॉन क्रोमोसोमल डिसीज़ होती है, ठीक है? ये हमारे पास कैसी डिसीज़ होती है, सिंपल में बोलो तो नॉन क्रोमोसोमल डिसीज़ होती है। तो क्या आप क्लेफ्ट पैलेट के बारे में पता लगा सकते हो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू? बिल्कुल भी नहीं लगा सकते क्लेफ्ट पैलेट के बारे में क्योंकि ये हमारे पास एक क्रोमोसोमल डिसीज़ नहीं है, ठीक है? तो ये हमने अब पढ़ लिया अपने जो भी मोटिव थे हमारे आरसीएस प्रोग्राम्स के अंदर कि हमें सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना है, अवेयरनेस फैलानी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ानी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़ के बारे में पढ़ना है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है? और अगर हम मान लो इन सब चीज़ों पे कॉन्कर कर लेते हैं, हम इन सब चीज़ों से अगर हम जीत जाते हैं, तो हमारा आईएमआर का मतलब होता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी का मतलब मरना। कि देखो जैसे अब क्या होता है मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो कभी-कभी मर जाता है, कभी-कभी उसकी डेथ हो जाती है। या फिर मैं सिंपली बोलूँ जब पार्चुरेशन जब डिलीवरी होती है तो कभी-कभी मदर की डेथ हो जाती है। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे अपनी एक पकड़ ले लेंगे कि हाँ, हमें इन सब चीज़ों को हम अगर अपनी डेली लाइफ में अगर इसको हम अडॉप्ट कर लेंगे, तो हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाएगा और हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाएगा। दैट मीन्स सिंपली बोलूँ तो मैं हमारा फीटस भी हेल्दी रहेगा और हमारी जो मदर है वो भी हमारी जो है हेल्दी रहेगी, ठीक है? अब ये देखो एनसीईआरटी में आपको दिखाऊँ हमने क्या पढ़ा? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? इंडिया ने। कौन-सा प्रोग्राम का नाम था हमारे पास? आरसीएच प्रोग्राम का नाम था। 1951 में जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखो ये हम एनसीईआरटी से रीड कर सकते हैं, इसके लिए मैं कोई स्पेशल नोट्स ही लाई, यहीं से देखो। क्या है? पहली बात तो देखो हम अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं। पहला मेथड हो सकता है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल मतलब कि या तो ऑडियो का मतलब कि आप तो या तो गली-गली में जाके लाइक हेडफ़ोन्स के बोलते हैं ना माइक्स वाइस के थ्रू वैसे बोल लो। विज़ुअल आप कुछ ना कुछ मतलब विज़ुअल मतलब देखने के तरीके से जैसे आप टीवीज़ में अपना डिस्प्ले करा दो या फिर आप अपने पैम्फलेट्स वगैरह बाँट के इस तरह से आप जो है अपनी अवेयरनेस को फैला दो या प्रिंट मीडिया वही न्यूज़पेपर्स वगैरह में आप प्रिंट करा के जो है आप अपना ले सकते मतलब स्प्रेड कर सकते हैं अवेयरनेस को, ठीक है? तो पहला काम क्या था आरसीएच का अवेयरनेस फैलाना किस-किस तरीके से ऑडियो, विज़ुअल या फिर मैं सिंपली बोलूँ तो प्रिंट मीडिया तरीकों से, ठीक है? उसके बाद सेकंड चीज़ क्या आ सकती है पेरेंट्स और अदर जितने भी क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स
फ्रेंड्स हैं, उनका भी बहुत मेजर रोल होता है किस काम में अवेयरनेस फैलाने में। अगर आपको कोई क्लोज़ रिलेटिव ही नहीं बताएगा, तो क्या पड़ोसी आके आपको इन चीज़ों के बारे में बताएँगे? नहीं। तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि आपको सबसे पहली बात तो जो भी क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके पास क्लोज़ इवन फ्रेंड्स हैं, बड़े हों, जो भी हों, उनको नॉलेज फैलानी चाहिए इनके बारे में, ठीक है? थर्ड चीज़, स्कूल्स में इस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन फैलानी चाहिए। स्कूल्स वाले भी ना कभी-कभी तो क्या करते हैं, इस इन दो कुछ चैप्टर्स को ही स्किप करा देते हैं। है ना? सबको समझ आ रहा है, थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो। ठीक है? तो क्या होता है, बहुत सारे स्कूल्स में चैप्टर वगैरह स्किप हो जाता है। तो स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन के बारे में भी जो है अवेयरनेस जो है स्प्रेड करनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में, क्योंकि देखो जब एडोलेसेंस या प्यूबर्टी गेन होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। जिनको देखो नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो तो घबरा जाते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग विद अस? ठीक है? वो उनको नहीं पता चलता। तो इनके बारे में ना कुछ लाइक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हर किसी को, चाहे वो अब ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिकल फील्ड का हो, नहीं, सबको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज फैलाने का काम किसने किया? आरसीएस प्रोग्राम्स के अंडर, ठीक है? रिलेटेड चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए कि दे शुड यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह, दे मतलब ये सब पता होना चाहिए, ठीक है? एसटीडीज़ के बारे में पता होना चाहिए, एड्स वगैरह के हम एड्स आगे पढ़ेंगे क्या होता है मेन, ठीक है? एजुकेट करना चाहिए पीपल को, स्पेशली फर्टाइल कपल्स को, जो भी हमारे पास जो मेन एज होते हैं ना 15 टू 24 एज की, जो 15 इतना पीरियड होता है, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड माना जाता है। तो इस एज में जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, एजुकेशन आपको प्रॉपर होनी चाहिए, आपको नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद आपको बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अभी सिंपली मैं बोलूँ तो कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइसेस का पता होना चाहिए, प्रेग्नेंट मदर्स का केयर, पोस्टनाटल केयर मतलब जब डिलीवरी हो जाती है उस टाइम पे मदर की हमें प्रॉपर केयर करनी चाहिए, इवन फीटस की भी जो हमें केयर करनी चाहिए, ताकि हमारे पास जो मदर है और हमारे पास फीटस जो है बिल्कुल हेल्दी हमारे पास आए, ठीक है? अब क्या था, इन चीजों को आरसीएस प्रोग्राम्स का जो था सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमने आरसीएस प्रोग्राम्स तो बना दिए, अब इनको हमें सक्सेसफुली अप्लाई भी तो करना है ना, हमारे सोशली हमें इनको अप्लाई भी करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहली चीज चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि आपके पास बिल्डिंग्स वगैरह में, सिंपली देखो जैसे मान लो डॉक्टर्स ने ट्रीट करना है, तो जो डॉक्टर्स है सबसे पहली बात तो आपको उनका हॉस्पिटल चाहिए होगा, ये थोड़ा ना गली में जाके आपको डॉक्टर्स ट्रीट करने लग जाएंगे, नहीं, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो हॉस्पिटल से एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। सेकंड, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, वहां पे डॉक्टर्स होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि कोई उठ के आया और ट्रीट करने बैठ गया, नहीं, प्रॉपर डॉक्टर्स वहां पे अवेलेबल होने चाहिए, है ना? उसके बाद मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए, मटेरियल सपोर्ट जैसे कि वहां पे मेडिसिन अवेलेबल होने चाहिए, इंजेक्शन अवेलेबल होने चाहिए, है ना? तो ये सब जो चीजें हैं वो सब चीजें अवेलेबल होनी चाहिए अगर हमें सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कराना है अपने जो भी हमने ऊपर चीजें डिस्कस करी उनका, ठीक है? तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखो एमनियोसेंटेसिस का मैंने आपको बताया, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, इसलिए इस सिचुएशन को बैन कर दिया गया, क्योंकि अगर मान लो हमें क्या होता है, आज भी ऐसी जगह हैं बहुत जगह पे जहाँ पे क्या होता है, जैसे ही सेक्स पता चल गया किसी भी आपके पास बेबी का, अगर वो गर्ल हुई तो गर्ल को मार देते हैं, फीमेल फीटिसाइड्स बहुत जगह पे होता है ना? तो इस सिचुएशन से प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एमनियोसेंटेसिस को जो था वो बैन कर दिया था, ठीक है? इतना समझ में आ गया ना सबको? अच्छा, अब हम पढ़ते हैं सहेली के बारे में। देखो, सहेली आगे हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो थोड़ा-सा हम इसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। सी सहेली। सहेली हमारे पास एक नॉन स्टेरॉइडल, नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ठीक है? पिल्स हम आगे पढ़ेंगे, पिल्स का काम क्या होता है, पिल्स कैसे वर्क करती हैं। अभी फिलहाल समझो सहेली जो होती है एक नॉन स्टेरॉइडल होती है। स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से होते हैं? देखो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, आपको पता हो शायद ना पता हो। स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारे पास होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये जो होते हैं हमारे पास स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं। लेकिन जो सहेली होती है ना, वो एक नॉन स्टेरॉइडल टाइप है, सिंपली बोलो तो एक नॉन हार्मोनल है, मींस यहाँ पे आपके पास कोई हार्मोन्स में सिंपली बोलो तो इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है? और जो सहेली है ना, इसको पहली बार लॉन्च कहाँ पे किया गया था? सीडीआरआई लखनऊ के अंदर। सीडीआई का मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या था हमारे पास, सहेली को जो था वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। आगे हम पढ़ेंगे सहेली किस तरह से काम करती है, ठीक है? तो अभी फिलहाल समझो सहेली जो थी वो एक नॉन स्टेरॉइडल, नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मानी जाती है, ठीक है? अब आता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात। हम बात तो कर रहे हैं पॉपुलेशन नंबर बढ़ रहा है, हम ये तो सब बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि कैसे बढ़ रहा है। हमें एक तरह से अब जब तक प्रूफ नहीं मिल जाता, हाउ वी कैन कंक्लूड दिस, है ना? तो क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन देखो। इंडिया जब था हमारे पास, इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंस इंडिया को कब मिली थी? 1947 में। आज इंडिपेंडेंस डे भी है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, ठीक है? तो 1947 में सबसे पहले जब हमारे पास इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उस टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन अप्रॉक्स थी। कितनी थी? 350 मिलियन। 2000 में जब हमारे पास ईयर 2000 में जब हमको देखा, जब सेंसस का मतलब पता क्या होता है?
सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जनगणना मीन सिंपली बोलो तो पॉपुलेशन की काउंटिंग करना। तो जब 2000 में सेंसस किया गया तो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन है वो निकली हमारी 1 बिलियन। फिर 2011 में जब हमारा सेंसस किया गया तो हमारी पॉपुलेशन निकली 1.2 बिलियन। तो तुम खुद देखो 350 मिलियन से स्टार्ट हुई पॉपुलेशन और कहाँ बढ़ गई 1.2 बिलियन तक आ गई। सिमिलरली वर्ल्ड में भी आप देख सकते हो, वर्ल्ड में जब हमने 1900 में जब हमने स्टडी किया गया तो हमारी पॉपुलेशन थी 2 बिलियन। 2000 में जब स्टडी किया गया तो हमारे पास पॉपुलेशन हो गई 6 बिलियन। तो तुम खुद देखो, अगर मैं बोलूं हमारे पास 6 बिलियन थी तो उसमें से जो 1/6 पार्ट है वो तो हमारी इंडिया ही पॉपुलेशन लेगी ना। तभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि हमारे पास इंडिया जो है वो सेकंड वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में आती है। तो तुम यहाँ से अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना, अब तो ट्रस्ट हो गया ना कि पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है ना? तो यही ईयर का इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको याद करके चलना किस टाइम पे कितनी जो थी पॉपुलेशन थी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है आपके पास कितनी पॉपुलेशन किस टाइम पे थी। देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कि आपकी 2 बिलियन थी 2000, सिंपल पता ना कितना होता है, इतनी थी। 1900 में रॉकेटेड मींस रॉकेट की तरह छलांग मार गई पॉपुलेशन 6 बिलियन तक 2000 तक। तो दिस डेटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इस डेटा को याद करके चलना, ठीक है? देखो मैं ना आज थोड़ा सा देखो मैं चैप्टर हमें ट्राई करना है कंप्लीट करने का, ठीक है? तो आराम से समझो, थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, ठीक है? तो ना ध्यान से सुनते जाना। ओके, समझ में आ रहा है? थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो। देखो एनसीईआरटी भी रीड कर रहे हैं, ठीक है? चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिख रखा है अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। जब हमने 2001 में अपना सेंसस रिपोर्ट देखा तो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था ना वो कितना था, 1.7% था। ठीक है, सबको समझ आ गया? ओके ओके ओके। तो क्या था, 1.7% था पॉपुलेशन का रेट। दैट मीन्स अगर हम 1000 में से लोग देखें तो हमारे पास 17 जो थे वो हमारे पास इंडियंस थे, है ना? तो सिंपली वो कह रहे हैं जब हमने अपना सेंसस रिपोर्ट देखा तो उसमें हमारे पास 1.7 का जो था हमारे पास क्या निकला, ग्रोथ रेट निकला, ठीक है? जो फिर आपके पास ये लिख रखा है। उसके बाद देखो ये तो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में कि हमारे पास अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो स्कार्सिटी मीन्स कमी हो जाएगी फूड की, शेल्टर की और हमारे पास क्लोथिंग की, ठीक है? तो हमने ये तो पढ़ लिया। अब क्या था, इन चीजों से ना इन चीजों से मैं सिंपली बोलूँ तो वही कंकर करने के लिए हमारे पास क्या था, एक गवर्नमेंट ने एक स्लोगन टाइप का निकाला, हम दो हमारे दो। ये तो तुमने वैसे भी जनरली सुना होगा, हम दो हमारे दो, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग क्या था कि मैक्सिमम 2 पॉपुलेशन होने, मैक्सिमम 2 जो है चिल्ड्रन होने चाहिए। और इसके लिए और क्या किया गया कि फीमेल की जो एज थी वो हमारे पास फीमेल की एज 18 इयर्स कर दी गई मैरिज की, और हमारे पास मेल्स की एज थी वो 21 इयर्स कर दी गई थी, ठीक है? ओविन कह रहा है सीट्स भी, हाँ, सब सीट्स भी लिमिटेड, नीट की बात ना, हाँ। देखो, तो क्या है हमारे पास मैरिजेबल एज जो थी 18 इयर्स करी गई। वैसे तो आज तो 18 इयर्स देखो कोई नहीं करता, ये तो वैसे एनसीईआरटी थोड़ी पुरानी है हमारी इसलिए ऐसे लिख रखा है, ठीक है? लेकिन मैं सिंपल बताऊं तो फीमेल्स की जो एज थी वो भी इतनी करी गई, मेल की भी इतनी कर दी गई, क्योंकि देखो मैरिज हो गई डेफिनेटली फिर आपके पास कंसेप्शन का रेट बढ़ेगा और डेफिनेटली पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगा। तो इसलिए क्या किया गया गया, पहली बात तो हम दो हमारे को ऐसा स्लोगन हर जगह लगा दिया गया ताकि जो कपल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, अवेयर हो। और सेकंड बात क्या की कि हमारे पास जो एज थी हमारे पास फीमेल्स की और जो मेल्स की थी वो भी हमारे पास बढ़ा दी गई, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको ये बता चुकी हूँ इन्फेंट मोर्टेलिटी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। डेटा दोबारा बता रही हूँ, याद करके चलना किस टाइम पे किस ईयर में कितनी पॉपुलेशन थी फिर कितनी होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। करें स्टार्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। स्टार्ट। ओके, चलो देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, चलो देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से पहली बात तो जो है कपल्स जो है लेते हैं, ठीक है? क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो है जब हमें प्रिवेंट करनी हो अनवांटेड प्रेगनेंसी, एक होती है वांटेड जब कपल्स चाहते हैं कि हाँ हमारा बेबी हो, ठीक है? लेकिन एक होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी जब वो नहीं चाहते, ठीक है? तब क्या होता है, उन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है? अब क्या था, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्ट्रासेप्टिव के, ये नहीं कि किसी भी चीज को हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव जो है हमारे वो फेवरेबल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होने जो है वो जरूरी होती हैं जिसको हम कहें कि हाँ हमारे पास ये अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है, या फिर मैं सिंपली बोलूँ तो ये हमारे पास सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है? तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, मींस उसको सब यूज कर मतलब उसको सब यूज कर पाए एक कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा होना चाहिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिवर्सिबल होना चाहिए। दैट मींस कि अगर आपने उस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज किया तो ऐसा नहीं कि आप फिर हमेशा के लिए ही आप बिल्कुल वो हो गए, मींस कभी भी आप कंसेप्शन को ले ही ना पाओ, मतलब कभी भी कंसेप्शन कर ही ना पाओ। तो ये चीज होनी चाहिए कि रिवर्सिबल, वो जो मेथड है वो रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है? थर्ड चीज क्या है, लीस्ट साइड इफेक्ट। दैट मींस साइड इफेक्ट्स बिल्कुल कम होने चाहिए। ये नहीं कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को आपने करा, अप्लाई किया
और उसके बाद इतने ज़्यादा बॉडी में साइड इफेक्ट्स हो गए कि आप सब कुछ ही भूल गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? फोर्थ काम क्या है कि इट शुड बी ईज़िली अवेलेबल। जहाँ भी आप जाओ उसको अवेलेबिलिटी उसकी आसानी से होनी चाहिए, ये नहीं कि आप जगह-जगह जाके उनको ढूँढ रहे हो, ठीक है? फिफ्थ चीज़ कि हमारे पास इफेक्टिव होना चाहिए, दैट मीन्स वो असली में हमारा काम भी करना चाहिए, ठीक है? और सिक्स्थ चीज़ हमारे पास आती है कि उसको हमारे पास सेक्सुअल एक्ट या फिर सेक्सुअल साइकिल की जो साइकिल होती है उसको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? मतलब जो भी हमारा डिज़ायर है, सेक्सुअल डिज़ायर है, उसको भी हम सिंपली बोलो तो उसको अफेक्ट ना हो, तो ये सब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज़ की। दीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि यहाँ से आपको जो है अच्छे से रीड करना है, ठीक है? ये आपके पास देखो यहाँ लिख रखा है एनसीईआरटी में, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, ईज़िली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स होने चाहिए। इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर और द सेक्सुअल एक्ट, ठीक है? ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एक-एक करके कितने तरह के हमारे पास जो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज़ होते हैं। तो हम अपने इस एनसीईआरटी में जो हमें दे रखा है ना, सबसे पहला हम पढ़ेंगे अपने नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल। नेचुरल का दूसरा नाम क्या है? ट्रेडिशनल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेचुरल आपके पास को हम ट्रेडिशनल वाले ही हम कहते हैं। सेकंड बैरियर वाले मेथड्स हम पढ़ेंगे, फिर हम आईयूडीज़, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा पिल्स जिसमें आती हैं, फिर हम इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शंस के बारे में जो इंजेक्शंस के थ्रू कॉन्ट्रासेप्शन कैसे प्रिवेंट होती है वो हम देखेंगे, इम्प्लांट्स के बारे में देखेंगे और लास्ट हम जो है सर्जिकल मेथड में देखेंगे, ठीक है? तो चलो सबसे पहला मेथड स्टार्ट करते हैं हमारा नेचुरल मेथड, ठीक है? नेचुरल मेथड देखते हैं। नेचुरल मेथड में ना हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारा जो मेन मोटिव है ना, वो हमारा मोटिव यही रहने वाला है कि हमें मीटिंग को बचाना है। स्पर्म और ओवा की हमें मीटिंग को बचाना है, क्योंकि अगर हमने इन केस हमने उनकी मीटिंग को बचा लिया ना, तो हमारे पास जो है कंसेप्शन जो है प्रिवेंट हो जाएगा। हमारे पास जो है कॉन्ट्रासेप्शन का जो मेन पर्पस था वो हमारा जो है वो हम उसपे हम उसको जीत जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहला आता है कॉन्ट्रा नेचुरल मेथड्स में सबसे पहला आता है रिदम मेथड, ठीक है? रिदम मेथड को ना समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? समझ में आ रहा है ना सबको? बता दो, थम्स अप दे दो या बता दो, फिर हम अपना फटाफट से करते हैं। ओके, ओके, आ रहा है, ओके, ओके। अभिलिप्सा क्या नहीं आ रहा बताओ? अभिलिप्सा क्या नहीं आ रहा बताओ? अभिलिप्सा और श्रुति बताओ क्या नहीं आ रहा? दोबारा एक्सप्लेन करना है कुछ बता दो? बता दो। चलो तब तक मैं तुम बताओ मैं देखती हूँ। सबसे पहला मेथड आता है हमारा रिदम मेथड। रिदम मेथड को हम क्या बोलते हैं और हम इसको कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम एक तरह से कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। अच्छा गलती से हो गया। ओके, ओके। अच्छा, श्रुति कह रही है नो डाउट ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। कैलेंडर मेथड क्यों बोलते हैं अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास नेचुरल मेथड्स के अंदर हम आते हैं हमारे पास रिदम मेथड। रिदम मेथड में क्या होता है हम यहाँ पे ना एब्सटेन का मतलब कि रुकना, एब्सटेन का मतलब होता है एक तरह से प्रिवेंट करना। यहाँ पे जो है ना कपल्स जो होते हैं वो कोइटस से या मैं सिंपल बोलो इंटरकोर्स से ना एब्सटेन करते हैं मीन्स जो है प्रिवेंशन लेते हैं वहाँ से। कब लेते हैं फर्टाइल पीरियड ऑफ फीमेल और फर्टाइल पीरियड एक फीमेल का होता है 10 टू 17 डेज का जो है एक फर्टाइल पीरियड जो है एक फीमेल के लिए माना जाता है। जैसे कि ये देखो, अब ये जो साइकिल थी ना हमने अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल में अच्छे से समझाया है मैंने वहाँ पे। यहाँ पे देखो थोड़ा-सा, देखो माल हमें पता है 14th डे पे ना हमारी जो ओव्यूलेशन है वो होती है। सबको पता है 14th डे पे हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ओव्यूलेशन होती है। एक जो है सेकेंडरी oocyte निकलता है, फिर हमारे पास क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हो पाती है। तो क्या होता है, अब हमारे पास ना ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ, भई 14वें दिन पे ही हमारे पास ओव्यूलेशन होगा, नहीं। कभी-कभी हम एप्रॉक्स बोलते हैं हमारे पास 12 से लेके 16th डे तक हमारे पास जो है ओव्यूलेशन कभी भी हमारे पास जो है वो हो सकता है। ठीक है? अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 12th डे पे मेरे पास ओव्यूलेशन हुई थी मीन्स 12th डे पे मेरे पास जो एग था ना वो रिलीज़ हुआ था। और अगर मान लो ये ध्यान से समझना, ध्यान से कान लगा के सुन लो इस बात को, ठीक है? फिर क्या होता है और अगर मान लो मेरे पास 10th डे पे जो स्पर्म है ना वो 10th डे पे इंसेमिनेशन के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आया था। अब क्या हुआ, ये जो स्पर्म आ रहा है, अब जो स्पर्म होता है ना उसका जो वायबिलिटी पीरियड होता है वो 48 आवर्स का होता है। मीन्स जो स्पर्म होता है ना वो 48 आवर्स तक ही जो है वो ज़िंदा रह सकता है फीमेल के अंदर। तो क्या होता है, अगर आपका मान लो 12th डे पे आपका ओवम जो है वो निकला है, स्पर्म आया है, तो इस सिचुएशन में आपके पास फर्टिलाइजेशन हो सकती है। मीन्स सिंपली बोलो तो यहाँ पे तो आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आपने यूज़ किया है, वो चीज़ तो यहाँ पे आपके पास रहेगी नहीं फेवरेबल, वो चीज़ तो आपके पास बिल्कुल क्या हो जाएगी, फालतू एक वेस्ट चीज़ हो जाएगी, है ना? और अगर मान लो आपके पास जो ओव्यूलेशन है वो 16th डे पे हुआ है और हमें पता है हमारा जो एक ओवा होता है ना, वो 1 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। याद रखना स्पर्म का वायबिलिटी पीरियड होता है 48 आवर्स और ओवा का होता है 1 दिन। अगर मान लो मेरे पास 16th डे पे मेरे पास ओव्यूलेशन हुई है, तो वो 17th डे तक रह जाएगा ना, जो ओवा हमारे पास क्या होगा वो 17th डे तक रह जाएगा। इसलिए हम कहते हैं हमारे पास कि हमें क्या पे
यहाँ पे हम इसलिए कहते हैं कि 10th डे से लेके 17th डे हमारे पास जो फीमेल का एक मोस्ट फर्टाइल पीरियड माना जाता है। और अगर हमारे पास कपल्स इस 10 टू 17th डे तक कोइटस इंटरकोर्स में ना आए, तो हमारे पास उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो हमारे पास फेवर कॉन्ट्रासेप्शन हमारे पास जो हो जाएगी, या सिंपली बोलूं तो कंसेप्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, देखो कंसेप्शन अलग है, कॉन्ट्रासेप्शन अलग है। कंसेप्शन का मतलब कि तुम जब वो एक्चुअली हम जो चीज चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन मतलब जहाँ पे हमें प्रिवेंट करनी है उस चीज को। ठीक है, तो रिदम मेथड, अब इसको कैलेंडर मेथड क्यों कहा, क्योंकि हमें यहाँ पे 10 टू 17th डे की स्टडी एक तरह से करनी होती है। तो ऐसे कैलेंडर में पूरा स्टडी करना होता है कि कौन सा इस टाइम पे लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह हुई थी, पूरा स्टडी करना होता है, इसलिए हम इसको कैलेंडर मेथड कहते हैं। तो याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 टू 17th डे जो है वो वेरी फर्टाइल पीरियड माना जाता है हर एक फीमेल के लिए। ठीक है, तो चलो पहला तो हमने मेथड पढ़ लिया। अब सेकंड मेथड हम पढ़ेंगे कोइटस इंटरप्टस या फिर विथड्रॉल सिम्टम्स, या फिर विथड्रॉल वाला मेथड। ठीक है, पहला आ गया हमारे पास कोइटस इंटरप्टस। इंटरप्टस, इंटरप्टस का मतलब ये हो गया, इंटरप्ट का मतलब रोकना, इंटरप्टस मतलब इंटरप्ट कर देना, मींस बीच में हमें रोक देना। विथड्रॉल का मतलब कि आपके कुछ ना कुछ निकाल लेना। तो क्या होता है इस मेथड में, क्या करता है, विथड्रॉल पीनस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। जब इंसेमिनेशन होती है उस टाइम पे अगर जो मेल है अपना पीनस जो है वो हमारे पास बाहर निकाल ले उस टाइम पे, इजैकुलेशन होने से पहले, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कोइटस इंटरप्टस हो जाता है। और हमें पता है जब सीमेन रिलीज, जब हमारे पास इंटरकोर्स होगा वहां पे क्या होगा, सेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन। तो अगर मान लो वो बाहर निकाल लिया गया, तो उस सिचुएशन में जो सीमेन है वो तो जा ही नहीं पाएगा, या सिंपली बोलो इजैकुलेशन जो है वो हो ही नहीं पाएगी। और अगर इजैकुलेशन प्रिवेंट हो गई तो ओवा से मीटिंग नहीं हो पाएगी, स्पर्म की मीटिंग नहीं हो पाएगी, तो हम अल्टीमेटली कह देंगे हमारे पास जो है, हम जो चाहते थे हमारा मेन काम वो जो है हो गया। लेकिन इस काम का ना फेलियर है। क्या फेलियर है इस काम में, कभी कभी फेलियर आ जाता है। कैसे, क्योंकि देखो अगर मान लो विदड्रॉल करने से पहले ही जब थोड़ा सा इजैकुलेशन हो चुका, तो उस टाइम पे भी ना हमें पता है जो स्पर्म होता है वो उस टाइम पे भी जो है उसके अंदर इजैकुलेटरी फ्लूइड के अंदर सीमेन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो अगर उस सिचुएशन में, देखो इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि उससे पहले ही, विथड्रॉल से पहले ही हमारे पास जो है वो सीमेन निकल चुका हो, और अल्टीमेटली जो है उस सिचुएशन में जो है हमारी कंसेप्शन हो गई हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें फेलियर दिखता है। तो सेकंड काम क्या था, इंटरप्टस मींस रोक देना, याद करने का बता रही है, और विथड्रॉल मींस विथड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सेकंड काम। अभी मैं देखती हूँ डाउट्स, पहले थर्ड बता दो, फिर मैं नेचुरल खत्म हो जाएगा, फिर मैं डाउट्स देखती हूँ। थर्ड आता है हमारे पास लैक्टेशन एमिनोरिया। लैक्टेशन क्या होता है, फीड कराना, नर्सिंग कराना बेबी की आफ्टर पार्चुरेशन। तो क्या होता है हमें पता है, देखो मैं सिंपली बताऊं, लैक्टेशन के आपके पास ब्रेस्ट फीडिंग होती है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे क्या होता है, हमारे पास ना जो प्रोलैक्टिन का जो बताया था मैंने लास्ट टाइम पे आपको, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट हमने किया था, मैंने तुमको बताया था लैक्टेशन में मेरे पास क्या होता है, दो हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन निकलता है प्रोलैक्टिन, जो कि क्या होता है मिल्क फॉर्मेशन होता है, और दूसरा हार्मोन निकलता है मेरे पास ऑक्सीटोसिन। तो क्या होता है लैक्टेशन एमिनोरिया में, क्या होता है हमारे पास प्रोलैक्टिन का जो अमाउंट है बहुत ज्यादा क्या होता है बढ़ जाता है, जो कि एक नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। देखो जब जिसने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है ना उसको पता होगा नेगेटिव फीडबैक कब मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक कब मिलता है, ये पता होगा। तो क्या होता है हमारे पास गया लैक्टेशन के टाइम पे, तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। और अगर एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, हमें पता है जो पिट्यूटरी होती है ना, वो दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है, पहला हार्मोन एलएच और दूसरा हार्मोन एफएसएच। अगर इस पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक मिल गया, तो क्या ये एलएच और एफएसएच रिलीज कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। वो कहेगी कि तुम तो मुझे रोकने आ गए, तुमने तो मुझे नेगेटिव बना दिया, तो मैं एलएच और एफएसएच क्यों बनाऊं। और अगर एलएच और एफएसएच नहीं बना, एफएसएच नहीं बना, तो फॉलिकल जो है इंक्रीज नहीं होंगे। फॉलिकल इंक्रीज नहीं होंगे तो हमें पता है कि हमारे पास जो ओव्यूलेशन हो नहीं पाएगी, क्योंकि फॉलिकल इंक्रीज होते हैं तभी तो ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और ग्राफियन फॉलिकल बनता है तभी तो हमारे पास ओव्यूलेशन हो पाती है। तो अगर एफएसएच ही नहीं बना तो ओव्यूलेशन हो ही नहीं पाएगी ना, और अगर ओव्यूलेशन नहीं हो पाई तो एग नहीं निकलेगा। तो बेशक आपके पास इंसेमिनेशन से स्पर्म आ रहा है, अगर ओवम ही नहीं बैठा तो कैसे आपके पास जो है मेन जो कॉन्सेप्शन है वो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा ना। कैसे ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ तो स्पर्म आ रहा है नहीं आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वहां पे कंसेप्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। कैसे प्रिवेंट हो जाएगी, मैंने तुम्हें बता दिया, नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, एफएसएच जो है वो नहीं बन पाएगा, एफएसएच नहीं बनेगा, ग्राफिन फॉलिकल नहीं बनेगा, फॉलिकल नहीं बनेगा, ओव्यूलेशन नहीं होगी। लेकिन अब इसका भी फेलियर है, फेलियर हर काम में है, इसका भी फेलियर है। इसका फेलियर क्या है कि ये सिर्फ 6 मंथ तक ही वैलिड है, क्योंकि लैक्टेशन का जो पीरियड होता है वो 6 महीनों का होता है। 6 महीने से 7वें महीने में भी अगर इंटरकोर्स हो गया ना, तो उस सिचुएशन में जो है कंसेप्शन बिल्कुल प्रिवेंट नहीं होगी। तो इसका फेलियर यही है कि ये सिर्फ जो सिस्टम है ये पूरा वैलिड कब तक होता है, 6 मंथ के लिए ही होता है। बताओ समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आ गया। हाँ ठीक है, एलिजा का ठीक है, उस हाँ पेरियोडिक एब्सटेंस उसी का दूसरा नाम है, ठीक है ठीक है। बताओ बताओ बताओ, पेरियोडिक वो है ना, पेरियोडिक क्योंकि पेरियोडिक रिलेटेड होता है एक तरह से टाइम से, तो इसलिए हमने जो अपने फर्स्ट मेथड पढ़ा था वो टाइम से रिलेटेड है, इसीलिए सबको समझ में आ गया ना।
ओके, ओके, ओके। चलो, मैं आपको एनसीईआरटी से बता देती हूँ। देखो, विथड्रॉल कोइटस इंटरप्टस क्या था? जब मेल जो है बाहर निकाल लेते हैं पीनस को फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, वो क्या है आपके पास? विथड्रॉल है। लैक्टेशन एमेनोरिया क्या है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सबको पता है लैक्टेशन के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, तो क्या है यहाँ पे? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। दैट ओव्यूलेशन देयरफॉर साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द इंटेंस लैक्टेशन। पता है मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एट द एंड हम कहीं फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है? सबको समझ में आ गया? तो पहला हमारा नेचुरल मेथड वाला तो हमारे पास यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड के बारे में, बैरियर। पहले देखो डाउट तो नहीं है ना कोई? किसी को देखो कोई डाउट तो नहीं है ना? हमें करना है चैप्टर आज में, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि फटाफट से हम इसको निपटा दें। किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलो, नेक्स्ट आता है हमारे पास बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, ओके। देखो बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है एक तरह से दीवार आ जाना, या फिर मैं सिंपली बोलूँ एक तरह से अड़चन आ जाना, कुछ मतलब दीवार सी बन जाना। यहाँ पे अब लेकिन यहाँ पे दीवार किसके बीच में बनेगी? आपके पास स्पर्म के बीच में और आपके पास ओवम के बीच में एक ऐसी दीवार बन जाएगी, जो कि इन दोनों की फिजिकल मीटिंग ही नहीं होने देगा। और अगर इनकी मीटिंग ही नहीं हुई, ये दोनों मिले ही नहीं, तो हमारे पास क्या होगा? फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगी, सिंपली हम बोले तो। तो हमारे पास बैरियर मेथड में हमें काम यही करना है कि हमें इन दोनों की फिजिकल मीटिंग को रोकना है। अब इसमें क्या होता है? मेल्स में फिजिकल मीटिंग के लिए और फीमेल्स के लिए दोनों में क्या-क्या काम होता है? सबसे पहले देखते हैं मेल्स में। मेल्स में क्या होता है? कॉन्डोम्स यूज़ किए जाते हैं, जिसका एग्जांपल है निरोध। कॉन्डोम एग्जांपल है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? कॉन्डोम्स यूज़ किए जाते हैं मेल्स के थ्रू, जिस जो कि एक तरह से बैरियर की तरह एक्ट करता है, ठीक है? जो कि पीनस कवरिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कंसेप्शन इस तरह से प्रिवेंट हो जाएगी, क्योंकि देखो अगर सीमेन ही रिलीज़ नहीं होगा क्योंकि कवर्ड कर लिया गया, तो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी ना। और फीमेल्स में क्या होती हैं? फीमेल्स में हमारे पास फीमेल कॉन्डोम्स, मेल्स के लिए वो हैं, फीमेल्स के लिए ये वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं? लाइक इस तरह से होते हैं। क्या होगा? जैसे ही हमारे पास ये वेजाइना में इंसर्ट किए जाते हैं ना, जैसे हमारे पास इंसर्शन होता है, यहाँ पे जब वो खाली स्पेस दिख रहा है ना, अगर मान लो सीमेन आ भी गया, तो यहाँ पे आके ये कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपके पास जो सीमेन है वो कलेक्ट हो जाता है, और अगर यहाँ पे कलेक्शन हो गया, तो अल्टीमेटली ऊपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक मतलब ऊपर जा नहीं जाएगा, सर्विक्स तक, मैं सिंपली बोलूँ आपके यूट्रस तक जा नहीं पाएगा, वहां तक नहीं जा पाएगा, तो अल्टीमेटली एम्पुला तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एम्पुला साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। और अगर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो कंसेप्शन है वो प्रिवेंट हो जाएगी। तो दिस इज द होल प्रोसीजर। ठीक है? ये होता है हमारे पास बैरियर के लिए। बैरियर क्योंकि यहाँ पे एक तरह से रुकावट आ जाती है। अब ये कैसे होते हैं? यूज एंड थ्रो मेथड्स होते हैं, यूज एंड यू कैन थ्रो दिस। लेकिन कुछ ऐसे मेथड भी होते हैं जो कि रीयूजेबल होते हैं, जिनको आप दोबारा भी यूज कर सकते हो। वो मेथड्स होते हैं डायाफ्राम, वॉल्स और सर्विकल कैप्स। ये होते हैं हमारे पास फीमेल्स के लिए। ठीक है? फीमेल्स के लिए कुछ ऐसे मेथड्स भी होते हैं जो कि रीयूजेबल होते हैं। क्या क्या कहते हैं हम उनको? डायाफ्राम, वॉल्स और सर्विकल कैप्स। इन तीनों का नाम याद रखना। कौन से रीयूजेबल होते हैं? रिपीट विद मी, डायाफ्राम, वॉल्स एंड योर सर्विकल कैप्स। ठीक है? अब देखो, मैं सिंपली आपको दिखाऊं, ये देखो, हियर यू कैन सी दिस इज अ डायग्राम फॉर अ फीमेल कॉन्डोम। ठीक है? ये एग्जांपल है। देखो डायग्राम्स अच्छे से करना। देखो एनसीईआरटी से भी रीड करा देती हूँ। बैरियर मेथड में क्या होता है? ओवम एंड स्पर्म से प्रिवेंटेड, क्या हम यूज करते हैं मैंने आपको बता दिया। और रीयूजेबल कौन से होते हैं? डायाफ्राम, सर्विकल और वॉल्स। ठीक है? अब क्या है, सबसे एक मेन जो है ना इंपॉर्टेंस आती है, वो क्या है? अगर देखो कॉन्डम्स का अगर यूज होता है ना, तो सबसे मेन चीज आती है, इससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है एसटीडीज और एड्स से। एसटीडीज कौन सी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। और एड्स सबको पता है वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती है। तो यहाँ से क्या होता है? अगर आप इनका यूज करते हो, तो इनका एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि आपको एसटीडी और एड्स से भी प्रिवेंशन मिल जाता है। और किसी मेथड में आप नहीं देखोगे इनसे प्रिवेंशन, लेकिन आप इनमें जो है मेजर ये देखते हो। ठीक है? अब क्या है, आपने ये सब चीजें तो आपने यूज कर ली, लेकिन अगर आपको और एफिशिएंसी बढ़ानी है और आपको क्योर करना है, तो उसके लिए क्या होता है? हमारे पास पर्मिसाइडल क्रीम्स या जेलीज या फिर फॉर्म्स का यूज किया जाता है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमारे पास पर्मिसाइडल जेल्स, क्रीम्स, ये सब जो है वो यूज किया जाता है अलोंग विद दोज मेथड। ये नहीं कि अकेले, नहीं, अलोंग विद दोज। ठीक है? तो ये होता है हमारे पास पूरा काम किसका? बैरियर मेथड का। थर्ड आता है हमारे पास आईयूडी। आईयूडी हमारे पास क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। क्या होता है हमारे पास? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। एज इट्स नेम सजेस्ट, इसका नेम से पता चल रहा है आपको, इंट्रा यूटेराइन। दैट मींस ये जो मेथड होता है, यहाँ पे क्या होता है? कुछ डिवाइस इंसर्ट किया जाता है थ्रू प्रोफेशनल डॉक्टर्स और नर्सेस। ठीक है? प्रोफेशनल, ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं होते, जैसे हमने बैरियर में पढ़ा, वो सेल्फ आपके पास सेल्फ कर सकते हैं। लेकिन जो आईयूडीज होते हैं, यहाँ पे आपको डॉक्टर्स, परफेक्टली नर्सेस की जरूरत होती है। ठीक है? और ये कहाँ यूज किया जाता है? इनसाइड द यूट्रस, यहाँ पे यूज किया जाता है। और ये जो मेथड होता है, सबसे ज्यादा आज के टाइम पे यही हमारे पास मोस्ट वाइडली यूज्ड है। ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट वाइडली यूज कौन सा मेथड है? तो हम कहते हैं आईयूडी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। ठीक है? और ये कौन यूज करता है? स्पेसिंग के लिए। अगर मान लो किसी कपल को जो है स्पेस करना है चिल्ड्रन में, कि हमें अभी नहीं करना, थोड़े टाइम बाद में स्पेसिंग करनी है, तो स्पेसिंग के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? हमारे पास आईयूडी। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रा यूट्राइन कहाँ इंपॉर्टेंस, कहाँ यूज किया जाता है, कौन सा इसको सबसे वाइडली यूज है हमारे पास, और थर्ड काम, जिनको स्पेसिंग करनी है चिल्ड्रन के बीच में, वो आईयूडी का हमारे पास जो है वो यूज करते हैं। ठीक है? अब क्या है हमारे पास, ये जो आईयूडी है ना, ये 3 तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के, और इनसे जरूर क्वेश्चन आता है, जरूर। तो इसको ध्यान से
से समझना, आईयूडीज हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं। पहला आईयूडी होता है हमारे पास नॉन मेडिकेटेड टाइप ऑफ आईयूडी। कौन सा होता है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जिसका एग्जांपल है लिपिस लूप। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुन लो। सबको समझ में आ रहा है? थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो, समझ में आ रहा है तो। थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पे हम आ गए हैं, बता दो। चलो देखो, तो नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल है हमारे पास लिपिस लूप। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एग्जांपल याद रखना, ठीक है। लेकिन पता क्या था, ये जो लिपिस लूप था ना, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज कर दे रहा था। मैंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया था। देखो, वैसे हमारे पास जो होता है यूट्रस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? प्राची, एलिजा, हर्ष, अभिलिप्सा, ठीक है। हमारे पास जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होती है वो यहाँ पे होती है। लेकिन अगर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन यहाँ होती है, लेकिन एंडोमेट्रियम के पास जाके हमारे पास क्या होता है, जो है इम्प्लांटेशन हो जाता है हमारे पास, किसका? फीटस का। लेकिन अगर मान लो हमारे पास इम्प्लांटेशन, या फिर मैं सिंपली बोलूं जाइगोट की पूरी डेवलपमेंट हमारी यहाँ पे हो गई, फेलोपियन ट्यूब में हो गई, तो हमारे पास कौन सी प्रेगनेंसी आ जाती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। और लिपिस लूप करने का जो मेन नुकसान था वो यही था कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कर दे रहा था। और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसने कर दी, तो क्या इस मेथड को कोई अप्लाई करेगा? क्या इस मेथड को कोई अपनाएगा? बिल्कुल नहीं। इस मेथड को सारे इग्नोर कर देंगे कि नहीं, हम तो नहीं करते, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है, हम क्यों करें इसको। फिर आ जाएंगे लोग कॉपर बेस्ड वाले पे। कॉपर बेस का एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एग्जांपल ध्यान से करना। कॉपर टी, कॉपर 7 और हमारे पास मल्टी लोड 375 एग्जांपल है किसके? कॉपर आईयूडी का। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, क्या होता है, मान लो आपके पास ये यूट्रस है। यूट्रस में क्या होता है, एक ऐसा टी शेप का डिवाइस इंसर्ट किया जाता है थ्रू डॉक्टर्स। वो ऐसे टी शेप का डिवाइस इंसर्ट करते हैं, जिनके चारों तरफ आपको एक तरह से ना कॉपर की वायर ऐसे राउंडेड आपको मिलती है। कॉपर की वायर जो है राउंड मिलती है। अब ये जो कॉपर की वायर है ना, ये क्या करता है, कॉपर को जो है रिलीज करता है। क्या करता है? ये कॉपर आयंस को रिलीज करता है। ये जो कॉपर आयन रिलीज होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस और स्पर्म्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फेगोसाइटोसिस और स्पर्म को इंक्रीज करते हैं, और स्पर्म्स की मोटिलिटी को जो है कम कर देते हैं। अगर मान लो फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जैसे मान लो कभी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स एंटर हो गए, तो उनकी ना एनगल्फिंग होना, मींस अगर एनगल्फिंग का मतलब समझते हैं ना, कि तरह से हम क्या कहते हैं, डिसॉल्व कर दे रहे हैं एक तरह से, है ना। तो क्या होता है, अगर ये कॉपर आयंस यहाँ से निकले, तो फेगोसाइटोसिस स्पर्म का जो है वो बढ़ जाएगा। और क्या होगा, मोटिलिटी स्पर्म्स की कम हो जाएगी। अगर मोटिलिटी ही कम हो गई है, तो स्पर्म्स पहुंच नहीं पाएंगे ओवा तक, और फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। तो ये काम होता है हमारे पास किसका? हमारे पास कॉपर वाले आईयूडीज का। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास हार्मोनल आईयूडी। हार्मोनल, एज इट्स नेम सजेस्ट, कि यहाँ पे कोई ना कोई तो हार्मोन इन्वॉल्व होगा। हार्मोन कौन सा? अब हार्मोनल आईयूडी का एग्जांपल है प्रोजेस्टेसेट। तीनों का एग्जांपल याद रखना, इसका लिपिस लूप, इसका कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोडेड, इसका एग्जांपल क्या है? प्रोजेस्टेसेट। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है हार्मोनल आईयूडी। और इसका दूसरा एग्जांपल है LNG-20। ये क्या हेल्प, ये किस तरह से काम करेगा? वही सेम काम होता है जैसे हमारे पास वो काम करते हैं। अभी मैं आपको देखो और भी बताऊंगी, और भी इनका काम होता है, नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। तो याद रखना, हार्मोन का एग्जांपल क्या है? LNG-20, और दूसरा इनका एग्जांपल होता है प्रोजेस्टेसेट। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल बताऊं, ये देखो, जब आपके पास हार्मोनल वाले, ये आपके पास एक तरह से हार्मोनल वाले आईयूडीज का काम रहता है। तो हमारे पास हार्मोनल वाले आईयूडीज होते हैं, वो क्या-क्या काम करते हैं? नेगेटिव फीडबैक देते हैं। पहली बात तो एंटीरियर पिट्यूटरी को, ऊपर बताया, अगर नेगेटिव फीडबैक मिल गया एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। तो पहला काम हार्मोनल वाले आईयूडी जो होते हैं वो ऐसा ये काम करते हैं। सेकंड काम और क्या काम करते हैं हमारे हार्मोनल वाले? वो ऑल्टर कर देते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस को। मींस हमें पता है सर्विक्स में हमारे पास म्यूकस प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, मूवमेंट हो पाती है स्पर्म की कहां तक, हमारे फेलोपियन ट्यूब तक। तो क्या होता है, जो हार्मोनल वाले आईयूडीज होते हैं वो क्या करते हैं, इसको सर्विकल वाले म्यूकस को इतना ज्यादा थिक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इनको इतना ज्यादा थिक बना देते हैं, जिससे कि मूवमेंट जो है स्पर्म की ओवा तक हो ही नहीं पाएगी। अगर ये थिक बन गए तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी, मूवमेंट नहीं हो पाएगी तो फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हार्मोनल वाले का काम ये होता है। थर्ड काम इनका काम क्या होता है, कि ये एंडोमेट्रियम को अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। हमें पता है हमारी एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर ही इम्प्लांटेशन जो है वो हो पाती है, और अगर एंडोमेट्रियम को इस तरह से कुछ मॉडिफाई कर दिया गया, तो एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन नहीं कर पाएगी। इम्प्लांटेशन नहीं कर पाएगी, तो हमारे पास क्या होगा, कंसेप्शन प्रिवेंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम, ये जो हमारा हार्मोनल वाला आईयूडी होता है वो इस तरह से हमारे पास काम करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास जो मैंने ऊपर बताया कि हमारा कॉपर टी वाला कैसे काम करता है, फिर मैंने बताया कि हमारे पास हार्मोनल वाला कैसे काम करता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हो। इंट्रायूटेन डिवाइसेस हमने देखे, इनके एग्जांपल देखे। लिपिस लूप नॉन मेडिकेटेड का है, कॉपर रिलीजिंग का काम देखा। आईयूडीज फेगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं यूट्रस के अंदर, और कॉपर को क्या करते हैं, उनकी मोटिलिटी को करते हैं, उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देंगे डेफिनेटली, है ना। और आईयूडीज जो होते हैं वो आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव माने जाते हैं, जिनको डिले करना है, या फिर जो है जिनको स्पेस देना है अपने चिल्ड्रन के बीच में। ठीक है, कर लिया ना एनसीईआरटी? देखो एनसीईआरटी भी हमने अच्छे से पढ़ ली साथ साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, विच इज योर ओसीपी, और आई कैन सिंपली से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव
डिवाइसेस, ठीक है? ओरल क्यों? ओरल हमने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ खाना है, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो कंसेप्शन जो है प्रिवेंट होगी, तो इसलिए इनको बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब जो यहाँ पे ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में ना हम ना जनरली क्या करते हैं, पिल्स का यूज़ करते हैं। पिल्स में सिंपली बोलिए कुछ ना मेडिसिन्स, ये तुम जब दवाई लाते होगे, जब मेडिसिन्स लाते होगे, तुम्हें यहाँ पे दवाई का जो पत्ता मिलता है, उसमें तुम्हें देखते हैं ना मेडिसिन्स मिलती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ना डॉक्टर्स जो होते हैं ना, पिल्स एडवाइस करता है कपल्स को, सो दैट जो है कंसेप्शन प्रिवेंट हो। अब यहाँ पे जो पिल्स होती है ना, ये जो पिल्स होती हैं, ये आपके पास कॉम्बिनेशन में भी यूज़ की जाती है और इंडिविजुअली भी आपके पास यूज़ की जाती है। ठीक है? कॉम्बिनेशन में कैसे? कुछ पिल्स ऐसी होंगी जिनके अंदर आपको प्रोजेस्टेरोन वाला हार्मोन और एस्ट्रोजन वाला हार्मोन दोनों मिलते हैं। कुछ पिल्स ऐसी होंगी जिसमें आपको प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन दोनों मिलते हैं उस मेडिसिन के अंदर, और कुछ पिल्स ऐसी होंगी जिसमें सिर्फ आपको प्रोजेस्टेरोन वाला मिलता है, सिर्फ आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिलता है ना? और देखो अब देखो इसमें क्या मिला, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन वाले लाइक हार्मोन्स मिले। यहाँ पे भी क्या मिला? हार्मोन मिला। और ऊपर मैं तुम्हें बता चुकी कि हार्मोनल वाले कैसे काम करते हैं, तो मैं दोबारा नहीं लिखूँगी किस-किस तरह से क्या काम करता है, तो ये भी यहीं से समझ के चलो कि हार्मोनल वाले कैसे काम करते हैं। जो काम उन्होंने किया, यही काम हमारी जो पिल्स होती है, पिल्स भी हमारे पास यही काम करती है, जो हमने ऊपर अपना हार्मोनल वाले में देखा, ठीक है? अब देखो इसका ना एग्ज़ाम्पल है, हार्मोनल वाले को ये एनसीईआरटी में ऑल्दो नहीं गिवन बट इससे क्वेश्चन आता है, याद रखना माला डी और माला एन। ये क्या है? कुछ पिल्स के एग्ज़ाम्पल हैं, जो कि दिए जाते हैं थ्रू डॉक्टर्स, क्या करने के लिए? हमारे पास कंसेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है? अब क्या है, ये जो पिल्स होती है ना, हमारी वर्क कैसे करती है? 21+7 के थ्रू वर्क करती है। 21+7 कैसे? अब ये देखो, ध्यान से समझना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये काम कैसे करती है? मान लो डॉक्टर्स ने जो थी बहुत सारी मेडिसिन्स यहाँ पे दी, ठीक है? मान लो हमारे पास डॉक्टर्स ने 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है? इस तरह से होता है। तो मान लो हमारे पास डॉक्टर्स जो थे पिल्स थी। एक फीमेल ने क्या करा, जैसे उसकी मेंस्ट्रुएशन खत्म हुई, फीमेल ने क्या करा, जैसे उसकी मेंस्ट्रुएशन खत्म हुई, लगभग मान लो 5th डे पे उसकी मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गई, 5 दिन उसको रही मेंस्ट्रुअल फेज, उसका 5 दिन चला। अब क्या था, फीमेल ने शुरू करा 5th डे पे, एक उसने ये वाली जो मेडिसिन थी उसने कब ली, ये वाली जो पिल थी उसने ले ली 5th डे पे, 6th डे पे ली, 7th पे ली, 8th पे ली, 9th पे ली, 10th पे ली, 11th पे ली, 12 पे ली, 13 पे ली, इस तरह से मतलब वो मेडिसिन जो है वो लेती गई अपने 28th डे तक, ठीक है? 5th डे पे उसने शुरू करी मेडिसिन लेनी, और लगभग मैं बोलूँ 25th डे तक, 28 नहीं 25th डे तक उसने जो थी अपनी मेडिसिन वो लेती गई। जैसे-जैसे वो मेडिसिन ले रही है ना, अब देखो मैंने आपको बताया मेडिसिन में क्या है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। अगर वो मेडिसिन खाती जा रही है तो उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन लगातार बढ़ता जा रहा है ना, और अगर आपके पास जैसे-जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा ना, आपके पास क्या होता है, यहाँ पे मान लो ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम बताया था ना, एंडोमेट्रियम की यहाँ पे लेयर होती है। जैसे-जैसे वो मेडिसिन खाती जा रही है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है, एस्ट्रोजन के लेवल से बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम जो है वो और ज़्यादा रीजनरेट होती जा रही है, ठीक है? अब क्या होगा, अगर मान लो फीमेल ने क्या करा, ये सारी मेडिसिन को खा लिया, उसके बाद 7 डे जब हमारी एक्चुअल मेंस्ट्रुएशन होती है, जब यहाँ पे जो पिल्स ली जाती है ना, इनको हम बोलते हैं हार्मोनल पिल। क्या बोलते हैं इनको हम? हार्मोनल पिल। क्यों? क्योंकि यहाँ के इनके अंदर क्या होती है, हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन वाले। लेकिन जो मेन जब मेंस्ट्रुएशन चल रही होती है ना, उस टाइम पे ना एक फीमेल को ना आयरन पिल दी जाती है। क्या दी जाती है? आयरन पिल। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो एक फीमेल को पिल्स खानी है, तो क्या वो याद करती बैठेगी कि हाँ, मुझे इस दिन लेनी है? तो मतलब एक तरह से मैं सिंपली बोलूँ, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो इसको करने के लिए क्या डॉक्टर्स जो एडवाइस करते हैं कि तुम क्या करो, इतने दिन तो लाइक 5वें से 25 दिन तक तुम अपनी जो है नॉर्मल पिल्स खाओ, जिससे तुम्हारी जो है मेंस्ट्रुएशन में फ़र्क दिखेगा, और जो बाकी जो 7 दिन बचे, मीन्स यहाँ पे 7 डेज़ जो बाकी बचे, इस टाइम पे तुम आयरन पिल्स लो। क्योंकि देखो, जब मेंस्ट्रुएशन होती है, तब क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है डेफिशिएंसी आ जाए इन मिनरल्स की, तो उस टाइम पे फीमेल को बोला जाता है कि तुम आयरन पिल दो। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हम एक्चुअल में जो हम पिल्स देते हैं, वो हम गैप ऑफ 7 डेज़ पे देते हैं। समझ में आया? अब समझ में आया कि एनसीईआरटी में क्यों लिखा हुआ है कि हम इसको गैप ऑफ 7 डेज़ में क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि हमें यहाँ पे तो इस टाइम पे हमें हार्मोनल पिल नहीं दी जाती। इस टाइम पे हमें क्या दिया जाता है? नॉर्मल आयरन पिल्स दी जाती हैं, जिससे कि हमारे पास जिनका कोई रोल हमारे पास नहीं होता है, ठीक है? और फिर क्या होगा, जैसे हमारे एंडोमेट्रियम जो है ब्रेक होगी और हमारे पास मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, और फीमेल को क्या लगेगा कि मेरे पास मेंस्ट्रुएशन जो नेचुरल प्रोसेस से होती है, जो हमने पढ़ा था उस तरीके से हो रही है, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन किस वजह से होती है? इन पिल्स की वजह से होती है। तो अल्टीमेटली हम कहें तो यहाँ पे हमारी कंसेप्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। समझ में आया ये पिल्स का सबको बताओ? इसलिए देखो, ये ना लाइन कंफ्यूजिंग थी कि गैप ऑफ 7 डेज़ क्यों ऐसा होता है? तो ये सबको समझ में आया? बताओ एक बारी, सबको समझ में आया तो? बताओ फटाफट से, समझ में आ गया ये पिल्स का? बताओ, फिर हम अपना इम्प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। बताओ, सब लोग थम्स अप दे दो। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है। डीजी 21 हर्ष स्टडी, ठीक है। चलो, अब मैं प्लीज़ थोड़ा एनसीईआरटी से बता दूँ। देखो, ये लाइन लिख रखी है, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज़, जब तक मेंस्ट्रुएशन होती है, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न। फिर से जैसे मेंस्ट्रुएशन खत्म हुई, फिर वो दूसरी हार्मोनल वाली पिल्स भी आ जाएँगी। तो इस तरह से सारा जो है मेथड जो है हमारे पास
वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ मेथड विच इज कॉल्ड इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स, अब देखो पिल्स, जिस वुमन ने पिल्स ली वो क्या कहेगी, यार मुझे तो पूरा महीना पिल्स खानी पड़ रही है, इससे बढ़िया तो मैं एक बार जाऊं डॉक्टर के पास और अपना काम खत्म करके आ जाऊं। ये आलस वाली जो है वो क्या करती हैं, इंजेक्शन ले लेगी एक बार, और वो इंजेक्शन लेगी ना, उसकी फिर वो टाइम की जो है वो रहेगा कि इस टाइम तक इसका जो इंजेक्शन है वो इतने टाइम तक काम करेगा। तो ऐसी वुमेन जो है वो करती हैं। क्या होता है, इन जो इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शन के थ्रू जो चीजें दी जाती हैं, वो भी, उनमें भी हमारे पास क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर मैं सिंपली बोलूं तो सिंपल हमारे पास ओनली प्रोजेस्टेरोन होता है। तो दैट मीन जो भी फीमेल्स इंजेक्शन के थ्रू जो है कंसेप्शन को प्रिवेंट करना चाहती है, उस इंजेक्शन में क्या होता है, उस इंजेक्शन में हार्मोन्स ही मिलते हैं। अब यहाँ पे भी हार्मोन्स इन्वॉल्व हो गए, तो वही काम जो हमने पहले ऊपर पढ़ा है, वही काम जो है ये इम्प्लांट्स भी हमारे पास सेम काम हमारे पास जो है ये करते हैं। ठीक है, इनका भी ये काम रहता है। अब इसका ना एग्जांपल याद रख लो, डेपो प्रोवेरा, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट इसका क्वेश्चन आता है। जो हमारे पास डेपो प्रोवेरा होता है ना, डेपो प्रोवेरा, ये क्या काम है, ये हमारे पास एग्जांपल है किसका, कि जब हम अगर पिल्स की तरह जब हम अपने हार्मोन्स का काम कराते हैं तो उसका एग्जांपल है डेपो प्रोवेरा। और कुछ जो फीमेल्स होती हैं वो इंजेक्शन से क्या करती है हमारे पास, अभी मैं तुमको एनसीईआरटी में दिखाऊंगी, जैसे माचिस, जैसे मैचस्टिक होती है, वो क्या, जैसे मैचस्टिक होती है ना, उस तरह से ना हमारी बॉडी में कुछ वुमेन्स होती है जो कि ना इंसर्ट करा लेती हैं, क्या बॉडी के अंदर ही क्या करती है, इंसर्ट करा लेती है उन मैचस्टिक टाइप के कुछ डिवाइसेस का। अब क्या होता है, उन डिवाइसेस के अंदर ना एक डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको 6 स्टिक्स जहाँ पे आपकी यूज की जाती है डिवाइसेस की, उनको हम बोलते हैं नॉर प्लांट। क्या बोलते हैं, नॉर प्लांट। और ये हमारे पास वैलिड होता है हमारा 5 ईयर्स के लिए, 5 साल तक। अगर सिंपली मैं बोलूं, अगर मान लो एक फीमेल जो है वो नॉर प्लांट, या फिर मैं सिंपली बोलूं 6 इम्प्लांट्स का, इसको जो हमारी बॉडी में ऐसे इंजेक्ट किया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांट्स। ठीक है, इंजेक्शन अलग है, लेकिन जब डिवाइसेस का यूज किया जाए तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांट्स। ठीक है, तो नॉर प्लांट एक एग्जाम्पल है हमारे पास किसका, इम्प्लांट का। अगर आप कोई फीमेल उसको इंसर्ट करा ले तो वो हमारे पास उसको मिल जाती है 5 साल तक, अब वो बिल्कुल फ्री हो चुकी है। तो यहाँ से हम कहते हैं एक तरह से, मैं सिंपली बोलूं तो एक शॉर्ट चीज है जिससे कि क्या हो सकती है, कंसेप्शन जो है प्रिवेंट हो सकती है। दूसरी जगह पे होता है जहाँ पे सिर्फ आपको एक स्टिक लाइक टाइप की आपकी इंसर्ट की जाती है, उसका आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है। देखो ये देखो, जैसे एनसीईआरटी में देख सकते हो तुम यहाँ पे, यस यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी में देखो, ये तो हमारे पास है इम्प्लांट्स का डायग्राम। ये देखो इम्प्लांट्स का डायग्राम है, ये किस तरह से देखो स्टिक्स है, सिर्फ यहाँ पे तुम्हें इंसर्ट करानी होती है फीमेल के अंदर, और आपकी जो कंसेप्शन है वो कैसे हो जाती है आपके पास, प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सहेली के बारे में। सहेली बताया था ना ऊपर, वही सहेली के बारे में थोड़ा देखो। सहेली कैसी है, नॉन हार्मोनल है, हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। वंस अ वीक पिल, मींस हर बार खाने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में एक बार लो, काम चल जाएगा। ये सहेली एक ऐसी पिल है। कहाँ पे लॉन्च हुई थी सहेली, बताओ फटाफट। सहेली कहाँ पे लॉन्च हुई थी, बताना, कौन सा इंस्टीट्यूट का नाम बताओ, बताओ बताओ। देखो, और जो ये बताओ, मैं देख रही हूँ, और जो ये सहेली होते हैं ना, ये क्या काम कैसे करती है, ये हमारे एस्ट्रोजन रिसेप्टर को काम करना बंद कर देती है। जिसने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है ना अच्छे से, उसको समझ में आ जाएगा किस तरह से एस्ट्रोजन रिसेप्टर कैसे ब्लॉक करती है। ये देखो, अगर मान लो, हाँ सीडीआरआई, ठीक है ठीक है ठीक है, देखो क्या होता है हमारे पास, अगर मान लो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हमारे पास बंद हो गए, मींस ऐसे रिसेप्टर जो कि एस्ट्रोजन को कैरी कर रहे थे, अगर मान लो सहेली ने अपने पिल खाई, सहेली वाली पिल खाई, उसने क्या करा, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को बंद कर दिया। मैंने तुम्हें बताया था, जो हमारे पास एफएसएच मींस हमारे पास फॉलिकल्स जो है ग्रो होते जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल ने बताया था, तो क्या होता है आपके पास, रिलीज होता है किसका, एफएसएच जो होते हैं वो रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन का। और एस्ट्रोजन क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक भेज रहा था एंटीरियर पिट्यूटरी को। जैसे ही हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा था, वहां से हमारे पास एलएच और एफएसएच की जो प्रोडक्शन है वो बंद, वो सॉरी बढ़ रही थी। अब अगर मान लो एस्ट्रोजन तुम्हारे पास बंद हो गया, सहेली ने आके एस्ट्रोजन बंद कर दिया, तो ये जो एस्ट्रोजन है ये एलएच एफएसएच निकाल नहीं पाएगा। और अगर एलएच एफएसएच नहीं निकला, एलएच सर्च की वजह से ओव्यूलेशन होती है हमारे पास, और अगर मान लो हमारे पास एलएच जो है नहीं निकला, ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगी। ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगी तो फिर वही का बात आ गई, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, कंसेप्शन प्रिवेंट हो जाएगी। जिसने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है ना, उसको समझ में आएगा ये मैं क्या बोल रही हूँ एस्ट्रोजन रिसेप्टर के बारे में। तुमको समझ में आया ये बताना, समझ में आया एस्ट्रोजन रिसेप्टर की बात, की एस्ट्रोजन जो है किस तरह से काम करेगा, ब्लॉक कर देगा, पॉजिटिव फीडबैक एक्चुअल में देता है, लेकिन अगर नहीं देगा तो एलएच कम हो जाएगा, एलएच कम हो जाएगा तो एलएच सर्ज नहीं होगा, एलएच सर्ज नहीं होगा तो ओव्यूलेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, समझ में आ गया सहेली किस तरह से काम करती है। ओके, हाँ मतलब तुम पढ़ के आई हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो लास्ट हम देखते हैं सर्जिकल मेथड, लास्ट आते हैं हमारे पास कंसेप्शन प्रिवेंट करने के हमारे पास सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जो होते हैं ना, इनकी रिवर्सिबिलिटी जो होती है ना बहुत ज्यादा पुअर होती है। क्यों यहाँ पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हम सर्जरी का इन्वॉल्व करते हैं, मींस यहाँ पे हम बहुत सारे ऑपरेशंस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी रिवर्सिबिलिटी ना बहुत ज्यादा पुअर होती है, कि मतलब एक बार तुमने करा लिया ना, तो बहुत बहुत कम चांसेस है कि तुम्हें वही चीज अपनी वापस मिल पाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी सबसे पुअर होती है किसमें, सर्जिकल मेथड में। अब क्या है, सर्जिकल मेथड के लिए ना हमारे पास दो टेक्निक्स है हमारी एनसीईआरटी में, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी हमारी यूज की जाती है फीमेल्स में,
फीमेल्स में, और वेसेक्टॉमी हमारी यूज़ की जाती है मेल्स में। कैसे याद रखोगे? ट्यूबेक्टॉमी, फीमेल्स के अंदर क्या मिलता है? फैलोपियन ट्यूब, तो इसका मतलब ट्यूबेक्टॉमी तुम्हारी कहाँ यूज़ होगी? फीमेल्स में, और वेसेक्टॉमी तुम्हारी यूज़ होती है मेल्स में। अब होती क्या है हमारे पास ट्यूबेक्टॉमी वगैरह? ये देखो हम देखते हैं, चलो हम देखते हैं। चलो मैं अभी डाउट्स देखूँगी, पहले यहाँ देखते हैं सी। तो हमारे पास क्या है? अब मैं आपको वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी का थोड़ा बता देती हूँ। सी, देखो क्या होता है हमारे पास, ट्यूबेक्टॉमी जो पहले हम पढ़ते हैं वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी किसके लिए थी आपके पास? मेल्स के लिए थी। मेल्स में क्या होता है आपके पास ना, ये देखो ये मैंने आपको बताया था, अगर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा हो अच्छे से, वहाँ पे हमने समझा था, ये हमारी होती थी टेस्टिस, इनसाइड लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम, यहाँ से हमारे पास आता था वास डिफरेंस। इस प्रोसीजर में क्या होता है, हम ना इस वास डिफरेंस को ना इंसिजन्स या हमने सिज़र्स की वगैरह की हेल्प से हम वास डिफरेंस को कट कर देते हैं। अगर मान लो आपका वास्ट रेफरेंस जो है वो कट हो गया, अगर मान लो वास्ट रेफरेंस कट हो गया, तो जो यहाँ पे आपके पास स्पर्म बना है, क्या वो स्पर्म आपका ऊपर तक जा पाएगा? अगर ये कट ही हो गया तो ऊपर तक तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा ना स्पर्म। अब मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास चलो यहाँ पे स्पर्म तो मेरे पास ऊपर गया नहीं, स्पर्म यहाँ तक आया नहीं, मीन्स एट द एंड में बोलूं नहीं हुआ, लेकिन इस सिचुएशन में बताओ क्या मेरे पास स्पर्मेटोजेनेसिस होगी? बताओ, और फटाफट से ना मुझे हाँ ना में फटाफट से आंसर्स बता दो। बताओ, क्या अगर वेसेक्टोमी किसी मेल में हो गई तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी? बताओ, 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 फटाफट से आंसर्स बताओ इसके। अभिलिप्सा कह रही है हाँ, डोरामी कह रही है नो। और बताओ, 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 स्पर्मेटोजेनेसिस होगी अगर किसी मेल के अंदर वेसेक्टोमी करा दी गई, तो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस होगी? ठीक है, प्राची कह रही है येस, एलिजा कह रही है येस। बताओ और बताओ, बताओ, बताओ और बताओ। ओके, शुभोरब चक्रवर्ती कह रहा है यस, तो यस बिल्कुल होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगी ना, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था? स्पर्म्स का बनना, स्पर्म्स कहाँ बन रहे थे? टेस्टिस के अंदर, या फिर मैं सिंपली बोलूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो यहाँ पे ये काम तो सारा सारी से हो गया ना, दैट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगी। लेकिन अब मुझे ये बताओ, क्या मेरे पास यहाँ पे सीमेन जो रिलीज होगा यहाँ पे, क्या उस सीमेन में स्पर्म्स होंगे? क्या सीमेन में स्पर्म्स होंगे? क्या सीमेन में स्पर्म्स होंगे? मैं पूछ रही हूँ, क्या सीमेन में स्पर्म्स होंगे? बताओ। बताओ, बताओ, नो, ठीक है, बिल्कुल नहीं होंगे कि देखो स्पर्म्स ऊपर जा ही नहीं रहे, तो स्पर्म्स कैसे हो जाएँगे? हम यहाँ पे सिंपल ये बोलते हैं कि हाँ, सीमेन तो रिलीज़ होगा। अब तुम कहोगे सीमेन कैसे रिलीज़ होगा? मैंने तुम्हें बताया था सीमेन क्या होता है, स्पर्म्स का कंट्रीब्यूशन, सीमेन क्या होता है, स्पर्म्स प्लस में जो आपके पास यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट होती है, सेमाइनल वेसिकल होता है, इन तीनों की सिक्रीशंस प्लस में आपका जो यहाँ से स्पर्म्स आ रहे हैं, वो दोनों मिलके आपका सीमेन बनाते हैं। अब बेशक यहाँ पे स्पर्म नहीं आया, लेकिन इन तीनों की सिक्रीशंस तो यहाँ पे आई है ना, तो हम कहेंगे हाँ, सीमेन तो रिलीज़ होगा। लेकिन मैं सिंपली बोलूँ सीमेन के अंदर स्पर्म्स नहीं होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास सीमेन के अंदर स्पर्म्स होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ से इसको याद रखना, ठीक है? अब बात आती है आपके पास यहाँ पे फेलोपियन, अभी जो हमारे पास ट्यूबेक्टोमी की बात आती है, ट्यूबेक्टोमी ये देखो, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने वास डिफरेंस में कट लगाया, यहाँ पे हम कट लगाते हैं किसके अंदर, अपनी फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पे हम कट लगा देंगे, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, क्या अगर हमने ट्यूबेक्टोमी कट कर दी, अगर हमने ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर लगाई, तो क्या मेंस्ट्रुएशन होगी? क्या मेंस्ट्रुएशन पॉसिबल हो पाएगी अगर हमने किसी फीमेल के अंदर उसकी फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर दिया है, तो क्या उसमें मेंस्ट्रुएशन हो पाएगी? बताओ, बताओ फटाफट से, क्या मेंस्ट्रुएशन हो पाएगी? बताओ, 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 बताओ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सबका ठीक है। मेंस्ट्रुएशन हो पाएगी, कैसे हो पाएगी ये देखो, बेशक यहाँ पे देखो आपका जो ओवम निकला है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाया, पहले ही कट आ गया। फिर सिंपली बोलो जो आपके पास स्पर्म आ रहा है, वो पहुँच नहीं पाया यहाँ पे कट आने की वजह से। लेकिन मेंस्ट्रुएशन पूछा है मैंने, और मेंस्ट्रुएशन का दूसरा कारण और क्या होता है, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम होती है, जब ये एंडोमेट्रियम टूटती है तभी भी तो मेंस्ट्रुएशन होती है ना, तभी भी तो मेंस्ट्रुएशन होती है ना, तो एंडोमेट्रियम ब्रेक होने की वजह से मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे हो सकती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों याद रखना, मेंस्ट्रुएशन हो पाएगी और सीमेन में स्पर्म होगा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास होते हैं। ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है? लास्ट आते हैं हमारे पास इमरजेंसी मेथड। देखो इमरजेंसी मेथड, मान लो किसी का कभी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए या फिर रेप वगैरह, इन सब केसेस में क्या होता है आपके पास, इमरजेंसी मेथड वहाँ पे जो है अप्लाई किए जाते हैं, जिनमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, या फिर पिल्स यूज़ कर सकते हैं, या तो हम प्रोजेस्टेरोन जो हमने इम्प्लांट्स वगैरह पढ़े थे वो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों मेथड हमारे पास आते हैं इमरजेंसी मेथड के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इमरजेंसी मेथड में क्या आता है, तो आप कहोगे ये तीनों चीज़ें हमारे पास किसमें आती है, इमरजेंसी मेथड के अंदर आती हैं। और अगर आप इन तीनों मेथड में से कोई भी एक अप्लाई कर लेते हो, कब तक? सिर्फ 72 आवर्स, जब भी मान लो इन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, फिर रेप वगैरह केसेस में, अगर हम किसी भी उसको
72 आवर्स तक अगर हम ये सब चीज़ें लगा दें, तो उस केस में हमारे पास कंसेप्शन जो है प्रिवेंट हो जाएगी। तो इसलिए हम इनको एज़ एन इमरजेंसी मेथड की तरह हम इनको यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनको हम एज़ एन इमरजेंसी की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। सी एनसीईआरटी में देखो यही बात लिखी हुई है हमारे पास यहाँ पे कि अगर आप 72 आवर्स तक ले लेते हो, तो ये हमारे पास एज़ एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह यूज़ होती हैं। ठीक है? उसके बाद देखो, अब क्या है, देखो एक बात हम सबको माननी पड़ेगी कि देखो अब आपने कंट्रासेप्शन डिवाइसेज़ का आपने यूज़ किया, तो क्या ये चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अपने लाइक उसके लिए बस प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए यहाँ पे ना कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं इन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज़ के यूज़ करने के लिए। क्या-क्या, जैसे कि मैं अगर सिंपली बोलूँ मैं, फीमेल्स में क्या-क्या हो सकता है, नौसिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती है। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल बन जाएगी, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब चीज़ें जो है ना कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज़ के यूज़ करने की वजह से हो सकती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज़ यूज़ करने से क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज़ यूज़ करने की वजह से फीमेल के अंदर जो है वो हो सकती हैं। ठीक है? चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एमटीपी के बारे में। एमटीपी, ये देखो एमटीपी क्या होता है हमारे पास, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी क्या होता है आपके पास, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम सिंपल बोलते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन मतलब ये देखो, एक तो अबॉर्शन होता है जो कि आपका कभी-कभी खुद ही हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मिसकैरेज। लेकिन मिसकैरेज और इंड्यूस्ड अबॉर्शन अलग है। ठीक है? अबॉर्शन क्या है, जो आप अपनी अपनी मर्ज़ी से आप जब अबॉर्शन कराना चाह रहे हो, तो दैट इज़ बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन आपका इंक्लूडेड होता है। ठीक है? कब, प्रेगनेंसी पूरी होने से पहले ही अगर आप अबॉर्शन करा देते हो इंड्यूस अपनी मर्जी से, तो वो होता है आपके पास एमटीपी। ठीक है? क्या-क्या रीजंस हो सकते हैं, एमटीपी मींस आपके पास अबॉर्शन कराने के क्या-क्या रीजंस हो सकते हैं, कि मान लो आपके पास मतलब क्या-क्या हो सकता है, देखो अगर आप मान लो आपको कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आपने लिया तो सही, लेकिन वो आपके पास काम नहीं करा, तो आपको सिचुएशन आ सकता है कि हाँ, अबॉर्शन आपको कराना पड़ सकता है। सेकंड, रेप केसेस में आ सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अगर मान लो किसी को, जैसे मान लो किसी मदर को कोई डिसीज है, लेकिन अगर मान लो वो फीटस तक भी जा रही हो, तो उस केसेस में अबॉर्शन कराना पड़ जाता है, क्योंकि अगर फीटस ही बीमारी से चला, फीटस को बीमारी होगी, तो अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं रहेगा। प्रेगनेंसी रिस्क, जब वही अगर आपके पास मान लो प्रेगनेंसी अगर कंसीवमेंट हो रही है, लेकिन फिर भी वो रिस्की है आपके फीटस के लिए या मदर के लिए, उस केसेस में अबॉर्शन कराना हमारे पास जो है वो जरूरी हो जाता है। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो एनसीईआरटी से देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आपके पास 45 टू 50 मिलियन जो आपके पास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज है, जो कि लगभग अगर मैं बोलूं 1/5 हिस्सा है। अगर टोटल प्रेगनेंसी 5 हिस्से में है, तो 1/5 जो है आपके पास अबॉर्शंस वो आज भी हो रहे हैं। या फिर सिंपली मैं बोलूं 45 टू 50 मिलियन जो एमटीपीज हैं, वो पूरे साल में इंडिया में हमारे पास आज भी होती है। ठीक है? तो यही लिखा हुआ है। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया है। अब क्या है, रीज़न्स हमने देख लिए। अब देखो 1951 में हमने फैमिली प्लानिंग दैट इज़ हमने आरसीएस प्रोग्राम्स को लॉन्च किया। लेकिन 1971 में, इंपॉर्टेंट ईयर याद रखना, 1971 में हमारे पास क्या थे, एमटीपी को हमने लीगलाइज़ कर दिया। जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने क्या करा, एमटीपी को लीगलाइज़ कर दिया गया 1971 के अंदर। ठीक है? और क्या है, अगर आप मान लो अबॉर्शन कराना चाहते हो, तो देखो अप टू 12 वीक्स तक ना अबॉर्शन कराना बिल्कुल सेफ होता है। बिल्कुल सेफ होता है। सिर्फ आपको क्या करना होता है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की, एक मेडिकल, यस, आपको सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिखवाने मीन्स एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती है, क्योंकि देखो अबॉर्शन कराना तो डॉक्टर की तो सलाह तो चाहिए होगी ना, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन तो चाहिए होगी ना। तो क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की आपको जो इन्फॉर्मेशन, अपने प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, जिससे कि आप जो है अबॉर्शन करा सकते हो। लेकिन अगर आपकी मोर देन 12 वीक्स अगर आपकी प्रेगनेंसी जो हो चुकी है, उस केस में आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जो है वो जरूरत जो है होती है। ठीक है? तो जैसे ये जनरल आइडिया दे रखा है कि किस टाइम पे जो आपकी एमटीपीज है वो सेफ होती है, और किस टाइम पे आपकी जो एमटीपी है वो सेफ नहीं होती। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, या पढ़ सकते हो। ठीक है? समझ में आ गया ना? ये देखो थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखो यहाँ लिख रखा है, एमटीपीज आर कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स। सेकंड ट्राइमेस्टर मच रिस्कियर होता है, और किस तरह से मैंने आपको बता दिया किस टाइम पे कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो है वो एडवाइस लेने की जरूरत होती है। ठीक है? स्टार्ट करें अब अपना एज टॉपिक दैट इज एसटीडी। स्टार्ट करें एसटीडी टॉपिक स्टार्ट। शुड बी स्टार्ट? ओके, चलो देखते हैं। देखो एसटीडी हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, इनको हम वेनरल डिसीजेस, वीडी का मतलब वेनरल डिसीजेस भी कहते हैं, और थर्ड हम इसको आरटीआई दैट मींस हम इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इनके तीनों नाम है, तीनों नाम को याद रखना। इसको हम क्या-क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस ही बोलते हैं, वेनरल डिसीजेस ही बोलते हैं, और अपना हम आरटीआई भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है? और क्या है, सबसे ज्यादा इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की होने की जो मेन प्रोबेबिलिटी है, वो 15 टू 24 ईयर की एज में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर किसी को एसटीडीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा इस एज में जो है, सबसे ज्यादा हम बोले तो जो है रहते हैं। ठीक है? क्योंकि
अभी मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा ये फर्टाइल पीरियड रहता है किसी भी अपने हमें बेसिकली किसी भी यूथ के लिए, ठीक है? अब देखो, अब क्या है ना हमारे पास जो एसटीडीज़ होती है ना वो 3 तरह की हमारे पास हो सकती है। इट कैन बी बैक्टीरियल, इट कैन बी वायरल, इट कैन बी प्रोटोज़ोन डिसीज़ेज़। मीन्स आपके पास जो एसटीडीज़ का हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे जैसे गोनोरिया, सिफिलिस ये सब जो डिसीज़ेज़ हैं, ये डिसीज़ेज़ कुछ ऐसे डिसीज़ेज़ भी हो सकते हैं मीन्स उस इसमें से कुछ ऐसी डिसीज़ेज़ होंगी जो कि आपकी बैक्टीरियल डिसीज़ेज़ होंगी, कुछ ऐसी डिसीज़ेज़ होंगी जो कि आपकी वायरल डिसीज़ेज़ होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो कि आपकी कोई ना कोई प्रोटोज़ोआ कॉज़ करेगा, ठीक है? अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको ये मत समझना एनसीईआरटी से बाहर है तो हम नहीं करेंगे, नहीं करना है, ठीक है? तो क्या होता है कुछ आपके पास बैक्टीरियल डिसीज़ के एग्ज़ाम्पल है गोनोरिया और सिफिलिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोनोरिया और जो आपके पास सिफिलिस है, इनको कौन कॉज़ करता है? कोई ना कोई बैक्टीरिया कॉज़ करता है और नाम क्या है उसका? निसेरिया गोनोरिया और सिफिलिस का नाम है ट्रोपिमिना पैलिडियम। याद करना ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत। कौन-सा मैंने देखो नीचे लिख रखा है, कौन-सा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली वायरल सबको पता है हमको पता है कि देखो जो एड्स होता है वो हमारा एक वायरल डिसीज होती है ना? तो इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है एड्स आपके पास एक वायरल डिसीज है, जेनिटल हर्प्स और जेनिटल वार्ट्स, ठीक है? ये जो तीनों डिसीजेज़ हैं वो कैसी हैं आपके पास? वायरल डिसीजेज़ होती हैं। प्रोटोज़ोन डिसीज होती है आपके पास ट्राइकोमोनियासिस और कौन कॉज़ करता है ये ज़रूर पढ़ लेना। जैसे ये करता है हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस, ये करता है एचपीवी और ये करता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इनको याद करना, ठीक है? जस्ट मेक श्योर यू हैव टू लर्न ऑल दीज़ थिंग्स, ठीक है? अब क्या है अब मान लो किसी को एड्स या हम सिंपली बोलो तो किसी को एसटीडीज वगैरह हो गई है, तो उसके सिम्पटम्स क्या-क्या मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ, हो गई है? तो देखो क्या-क्या होता है, सबसे पहला आता है पीआईडी दैट मीन्स आई कैन सिंपली से पेल्विक किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा ना? किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा ना? मुझे ये बता दो बस, बता दो। ठीक है? फर्स्ट होता है हमारे पास सिम्पटम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। हम सबको पता है जो हमारे मेन जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो पेल्विक रीजन वगैरह में मिलते हैं। अगर मान लो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन का मतलब स्वेलिंग एक तरह से, तो आप कह सकते हो कि हाँ, एड्स मतलब सिंपली बोलो तो एसटीडीज़ हो सकती हैं। सेकंड स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि डेड चाइल्ड का बोर्न होना। स्टिल बर्थ का मतलब होता है डेड चाइल्ड का बोर्न होना, वो सिचुएशंस हो सकती हैं। थर्ड हो सकता है इनफर्टिलिटी किसी कपल में मान लो इनफर्टिलिटी में आगे देखेंगे क्या होता है मेन, ठीक है? फोर्थ हो सकता है टॉपिक प्रेगनेंसी अगर हो सकती है मीन्स अगर किसी को एड्स एसटीडीज वगैरह हो जाए तो उस केस में टॉपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। फिर फिफ्थ काम होता है कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट मीन्स हमारे पास हम कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का मीन्स कहीं पे भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सब कुछ आता है यूट्रस वजाइना ये सब जो है इनका कैंसर हो सकता है जिससे हम कंक्लूड कर लेंगे कि हाँ उस पर्सन को एड्स वगैरह ऐसे सिम्टम जो है वो हो सकते है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे सिंपली चीज़ें लिखी हुई है। पेन हो सकता है, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज समथिंग हमें दिखेगा, ठीक है? आपके पास फिर हमने देखा कि कैंसर हो सकता है, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये सब हमने देखा। उसके बाद फिर हमने देखा 15 टू 24 ईयर्स में जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है इन सब के होने की, ठीक है? अब हमने ऊपर जितनी भी डिसीज़ेज़ हमने पढ़ी है ना, उसमें से इनक्यूरेबल मीन्स जिनका आप क्योर नहीं कर सकते, जिनको आप क्योर ही नहीं कर सकते, उनके एग्ज़ाम्पल है एड्स, जेनिटल हर्प्स और आपके पास हेपेटाइटिस बी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन-सी ऐसी डिसीज़ेज़ हैं जिनको आप क्योर ही नहीं कर सकते हो? तो उनका एग्ज़ाम्पल है एड्स, जेनिटल हर्प्स और हेपेटाइटिस बी एग्ज़ाम्पल है उनके जिनको आप क्योर कभी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब क्या है, अगर मान लो हमें प पहले ही प्रिवेंशन जैसे हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है? तो अगर हमें पहले ही क्या करना है, बचना है, तो क्या-क्या हमें अपने मेजर्स लेने चाहिए, क्या करना चाहिए? पहली बात तो अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स समझ गए होंगे। सेकंड काम ऑलवेज यूज़ कंडोम्स बिफोर कोइटस हमने पहले पढ़ा। इन केस ऑफ एनी डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन गेट कंप्लीटली ट्रीटमेंट। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ऐसा हो सकता है तो यू शुड गो टू डॉक्टर एंड इमीडिएटली गेट अ क्योर फ्रॉम दैट। ठीक है? तो ये सब क्या है चीज़ें हैं जिससे आप और प्रिवेंशन ले सकते हो अपनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़ से। ठीक है? लास्ट टॉपिक आता है हमारा इनफर्टिलिटी। लास्ट टॉपिक आता है हमारा इनफर्टिलिटी। ओके देखते हैं इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी क्या होता है नॉट हैविंग अ चाइल्ड इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड कोइटस फ्रॉम 2 इयर्स अगर आप मान लो अगर कोई कपल है वो अनप्रोटेक्टेड कोई मतलब कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी यूज नहीं कर रहा स्टिल स्टिल उनको 2 साल हो गए हैं और फिर भी उनका कोई ऐसा कुछ कॉन्सेप्शन नहीं हो पा रहा है तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी दैट मींस दे आर द इनफर्टाइल कपल्स वो हो चुके हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 2 इयर्स वाली जो है ना ये समरी में दे रखी है ये हम समरी पढ़ेंगे अभी ठीक है ये आपको समरी में दे रखा है ठीक है 2 इयर्स तक क्या है हमारे पास जब तक अगर 2 इयर्स तक नहीं हो पाता तो उसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी अब ये जो इनफर्टिलिटी है ना मेल में भी हो सकती है फीमेल में भी हो सकती है मेल में किस तरह से हमारे पास इनफर्टिलिटी हो सकती है एजोस्पर्मिया एजोस्पर्मिया का मतलब मान लो अगर कोई मेल है जिसमें कोई स्पर्म बन ही नहीं रहा तो अगर कोई स्पर्म ही नहीं बन रहा तो क्या उस केस में कंसेप्शन हो पाएगी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी उस सिचुएशन को हम कहते हैं एजोस्पर्मिया और फिर सिचुएशन आती है ओलिगोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया कैसी कंडीशन है ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है देखो हमें पता है इन जनरल हम बोले तो 100 टू 200 मिलियन जो है स्पर्म्स हमारे 200 टू 300 मिलियन जो स्पर्म्स है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है लेकिन जब उसकी अमाउंट सिर्फ मैं बोलूँ तो 20 या 30 मिलियन रह जाती है मैं सिंपली बोलूँ तो जब स्पर्म का काउंट कम हो जाता है उस सिचुएशन को हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया तो मेल के अंदर क्या क्या हो सकता है एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया मेल के अंदर हो सकता है जिससे कि हमारे पास कंसेप्शन नहीं हो पाएगी या फिर सिंपली बोलो इनफर्टिलिटी आ जाएगी ठीक है और फीमेल में क्या क्या हो सकता है मान लो फेलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक्ड है
फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होगी तो ओवा नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? तो फीमेल में भी कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मान लो कोई जो कपल है नहीं कंसेप्शन नहीं हो पा रहा उनका, है ना? और इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल या फिर कोई ना कोई किसी चीज़ का एडिक्शन है अल्कोहल वगैरह का, इन सब रीज़न्स की वजह से मान लो स्ट्रेस ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल रीज़न्स की वजह से, इन सब रीज़न्स की वजह से भी क्या हो सकता है हमारे पास इनफर्टिलिटी का जो मेन चीज़ है वो हो सकती है किसी भी कपल के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है ये रीज़न्स है आपके पास इनफर्टिलिटी के, ठीक है? ये हम पढ़ चुके हैं क्या-क्या रीज़न्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एआरटी। देखो, ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स हमें पता है आज की डेट में इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं आज की डेट में जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों से प्रिवेंट किया जाता है, मीन्स इन सब चीज़ों के लिए हेल्प की जाती है। लेकिन अगर फिर भी ऐसी चीज़ें नहीं होती, स्टिल ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है हमारे पास एआरटी दैट मीन्स सिंपली आई कैन से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। क्या हो इनकी डेफिनिशन होती है असिस्टेड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज इनका हम यूज करते हैं इनका जो यूज होता है जिसके थ्रू क्या होता है हमारे पास हम सिंपली बोले एट द एंड हमारे पास फर्टिलाइजेशन जो है कंसेप्शन जो है वो हो पाती है ठीक है। करें स्टार्ट इसको लास्ट हमारा टॉपिक है। करें स्टार्ट करें स्टार्ट। देखो पर्सनल मेंटरशिप का मैं तुम्हें बता चुकी हूँ वहां पे तुम्हें सिर्फ कोड यूज करना है काजल 123। आज इसका लास्ट डे है 3000 में मिल जाएगी उसके बाद नहीं मिलेगी। ठीक है आज इसका लास्ट डे है तुम्हें सब चीजें मिलेंगी वहां पे। ठीक है तुम्हें बहुत अच्छे मेंटोर्स वहां पे मिलते हैं सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। ठीक है चलो हम पढ़ते हैं सबसे पहले अपना आईवीएफ के बारे में। यस आईवीएफ क्या होता है हमारे पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन आईवीएफ क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो क्यों बोला एक हम पढ़ते हैं इन वीवो एक हम पढ़ते हैं इन विट्रो। विट्रो का मतलब कि आपके पास जो फर्टिलाइजेशन है हम बॉडी के बाहर करा रहे हैं और इन वीवो हम कब बोलते हैं वीवो हम बोलते हैं जब हम फर्टिलाइजेशन किसी बॉडी के अंदर कराते हैं तो हम उसको बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है तो अब देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो हमारे पास बेबी बनता है ना उसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो हम अभी हम देखेंगे किस तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हमारे पास बेबी बनता है उसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। कैसे होता है पूरा प्रोसीजर समझो। जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पे एक ओवा था। आपने एक फीमेल से ओवा लिया। सॉरी यस आपने एक फीमेल से ओवा लिया और आपने एक मेल से क्या लिया स्पर्म लिया। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया इस ओवम को डाला और इस स्पर्म को डाला। जैसे ही आपने इस अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला जैसे इनकी बेसिकली मीटिंग हो गई फिर आपके पास क्या बन जाता है यहाँ पे जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है जाइगोट। अब ये काम आपने कहाँ करा पूरी बॉडी के बाहर कराया ना या फिर मैं सिंपली बोलूँ जो आपके फर्टिलाइजेशन आपने एक पूरा काम कराया कहाँ कराया बॉडी के बाहर करा रहे हो ना इसलिए हम इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्यों बोलते हैं क्योंकि इसको हम बॉडी के बाहर करा रहे हैं। कैसे हमने किया ओवा लिया मेल से स्पर्म लिया फर्टिलाइजेशन कराई जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट को जैसे जाइगोट थोड़ा-सा ग्रो हो जाएगा ना, जैसे जाइगोट थोड़ा-सा मान लो मैच्योर होने लग गया, हम क्या करेंगे इसको जाइगोट को क्या कर देंगे आइदर थ्रू ज़िफ्ट और आई कैन से आइदर थ्रू आईयूटी। ज़िफ्ट क्या होता है आपके पास ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर मान लो ये ज़ाइगोट ब्लास्टोमिया सबको पता है क्या होता है हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है। अगर मान लो ये जो ज़ाइगोट है वो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स का है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स का मीन्स 8 उसके पास जो ब्लास्टोमियर्स हैं हमने पढ़ा था ना जाइगोट के अंदर क्लीवेज होती है तो जो उसके मेन सेल्स बनते हैं प्रोजेनी सेल्स को हम क्या नाम देते हैं ब्लास्टोमियर्स उनका नाम था है ना। अगर मान लो ये जाइगोट के पास 8 ब्लास्टोमियर्स तक हैं तो आप इस जाइगोट को डाल दोगे कहाँ पे एक फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर तभी हम इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। दैट मीन जाइगोट को कहाँ डाला फेलोपियन के अंदर तभी हमने नाम दिया इसको जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। लेकिन अगर ये जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स का है किसका मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स का है तब हम यूज करते हैं अपना आईयूटी दैट इज इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर हम यहाँ पे यूज करते हैं जहां पे हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं अपने जाइगोट का यूट्रस के अंदर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अप टू 8 ब्लास्टोमियर का ट्रांसफर आप कहाँ करोगे जाइगोट के अंदर और मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स का ट्रांसफर कहाँ करते हो यूट्रस के अंदर। ठीक है तो इन सिंपल वर्ड्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में दो काम आते हैं। पहला आएगा जिफ्ट दूसरा आएगा आईयूटी। जिफ्ट में क्या करेंगे हम जाइगोट हमने बनाया टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से जिसमें हमने क्या किया जाइगोट का फेलोपियन ट्रांसफर में ट्रांसफर करा दिया और इसका हमने यूट्रस के अंदर जो है हमने ट्रांसफर करा दिया। ठीक है ये देखो आप एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हो क्या होता है इन विट्रो में हमारे पास एम्ब्रियो ट्रांसफर हम कराते हैं किस तरह से जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स एंड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर हम कब कराते हैं जब हमारे पास मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स रहते हैं तब। नेक्स्ट हम टाइप पढ़ते हैं हमारे पास गिफ्ट। गिफ्ट होता है हमारे पास गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एक था जिफ्ट ये है गिफ्ट। गिफ्ट क्या है आपके पास गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गैमीट इंट्राफेलोपियन ये सेम है। ठीक है अब यहाँ पे हमने गैमीट क्यों बोला वहां तो हम जाइगोट बोल रहे थे यहाँ हमने गैमीट क्यों बोला क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं हम यहाँ पे एक गैमीट लेते हैं। मान लो हमने एक फीमेल थी फीमेल जो थी ना यहाँ पे अब ये सिचुएशन हम कब करते हैं जब एक फीमेल जो है वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। जब ओवा प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी है उस फीमेल के अंदर जब खत्म हो जाती है ना तब हम ये वाला अपना यूज करेंगे। मान लो आपने ओवा लिया
और आपने ये जो स्पर्म है, या तो आपने मेल से ले लिया, मीन्स उसके पार्टनर से ले लिया, या फिर आप किसी आप डोनर जो डोनेट करना चाहते हैं, या तो आपने उससे ले लिया। आपने करा इन दोनों को लिया और आपने यहाँ फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपने इन दोनों को इंसर्ट करा दिया। जैसे ही आपने इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट कराया, आपके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। सिंपली फर्टिलाइजेशन मान लो यहाँ पे हो गई। अब इसको हमने इन विवो क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे बॉडी के अंदर हमने पहले डाला है इन दोनों को, तभी तो हमने बाद में हमने फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर कराई है ना। इसलिए हमारे पास जो गिफ्ट होता है वो इन विवो होता है, और ज़िफ्ट और आईयूटी हमारे पास इन विट्रो होता है। इस चीज़ को याद रखना। अब यहाँ पे हमने इसको गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे ओवा और हमने किसका ट्रांसफर किया है फीमेल के अंदर? हमने यहाँ पे गैमीट्स का ट्रांसफर किया ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब अगर यहाँ पे मान लो इंसर्शन करा दिया, उसके बाद क्या होगा? ज़ायगोट बनेगा, आपके पास कंसेप्शन जो है वो हो जाएगी। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? तो इस तरह से हमारा जो काम है वो चलता है हमारे पास किसका? गिफ्ट का आप देखो गिफ्ट में क्या होता है, हू कैन नॉट प्रोड्यूस वन, जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, उसमें आप यूज़ करते हो कि आपके, लेकिन वो कंडीशन ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बट कैन प्रोवाइड अ सूटेबल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वो प्रोड्यूस कर सकती है। फीमेल जो थी एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर पा रही थी, तभी तो हमने बोला ना कि हमारे पास जो है हमने फीमेल के अंदर इंसर्शन कराई, तभी तो हमारी फीमेल बाद में भी सारा काम कर पा रही थी। तो हम कहते हैं कंडीशन तो वो दे रही है फीमेल जो है, लेकिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही ओवा को, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपने गिफ्ट का। थर्ड काम आता है अगर हमारे पास स्पर्म काउंट लेस है, या फिर सिंपली मैं बोलूं अगर मेरे पास मान लो ओलिगोस्पर्मिया वाली कंडीशन आ गई, मींस स्पर्म किसी के मेल के अंदर कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस केस में हमारा यूज होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। ये क्या हमारे पास? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या हमारे पास? ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही आपने मान लो किसी एक डोनर, आप या तो डोनर से ले लो या तो आप मेल से ले लो। आपने करा डोनर मेल से स्पर्म लिया, उस स्पर्म को आपने इंजेक्ट कराना है, या तो वेजाइना के अंदर आप उसका इंसर्शन करा दो, या तो आप उसका यूट्रस के अंदर इनको करा दो, इंसर्शन करा दो। जब आप यूट्रस के अंदर अपने स्पर्म का डायरेक्टली इंसर्शन करा देते हो ना, उसको हम सिंपल बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और जब मैं अपने आर्टिफिशियल जो हमने स्पर्म बाहर से लिए हैं, जब मैं उस स्पर्म को जब अपने यूट्रस के अंदर इंसर्शन करा देती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ आईयूआई, या फिर सिंपली बोलो इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। वो था आईयूटी, ट्रांसफर था वहां पे, है ना, ट्रांसफर कर रहे थे। ये है आईयूआई, दैट मीन्स इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। तो इस चीज को याद रखना। जब स्पर्म काउंट कम होता है तो हम क्या यूज करते हैं? हम अपने स्पर्म को आर्टिफिशियली लेंगे और अपने हम यहाँ पे वेजाइना, सिंपली वेजाइना के अंदर जब उसको इंसर्ट कराएंगे तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाएगा, और जब हम यूट्रस के अंदर इंसेमिनेशन कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, हम उस काम को कहेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, लास्ट आता है हमारे पूरे चैप्टर का। ये देखो, अगर मान लो स्पर्म काउंट कम था तो हमने क्या यूज करा? या तो हमने एआई यूज कर लिया, या तो हमने आईयूआई यूज कर लिया। एक और काम हो सकता है जब हमारे पास स्पर्म काउंट कम हो, वो काम होता है आईसीएसआई, दैट मीन्स इंट्रा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें हम पता क्या करते हैं? यहाँ पे हम मान लो इंजेक्शन लाए, और आपको पता है ये मेरे पास अंदर ओवम बैठा होता है, बाहर ये मेरे पास कौन सी लेयर होती है ओवा के बाहर? जोना पेल्यूसिडा। कौन सी लेयर होती है मेरे पास? जोना पेल्यूसिडा। हम क्या करते हैं? इंजेक्शन हम लाए, इस इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं? अपने ओवम के अंदर क्या करते हैं? अपने स्पर्म को हम लाए, क्योंकि स्पर्म कम थे ना। अब अगर हम मान लो डायरेक्टली अपने स्पर्म को लाके हमने ओवम के अंदर इंजेक्शन करा दिया, तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है फर्टिलाइजेशन कराने के लिए एक ही स्पर्म चाहिए होता है, और हमें पता है ज़ोना पेल्यूसिडा पॉलीस्पर्मी को बचाती है, तो हमें काम तो सिर्फ एक ही स्पर्म का करना होता है ना, अगर हमें फर्टिलाइजेशन करानी है। तो वही, अगर मान लो किसी मेल के अंदर स्पर्म कम भी है, तो एक तो है ना, एक को लाओ और अपना यहाँ पे इंजेक्ट करा दो डायरेक्टली हमारे ओवम के अंदर, और हम सिंपली कह देंगे हमारे पास जो है आईसीएसआई का जो प्रोसीजर है हमारे पास पूरा जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। सिंपली बोलो हमारे पास ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। सबको समझ में आ गया पूरा चैप्टर? चैप्टर सबको समझ में आ गया? बताओ, सबको समझ में आ गया चैप्टर अच्छे से? फिर हम समरी रीड करेंगे। बताओ। देखो समरी में ना, समरी हमारी ना सारी पूरी है, ठीक है? समरी जो-जो हमने पढ़ा है ना सिर्फ वही है। सबको समझ में आ गया ये बताओ? समरी जो हमने पढ़ी है ना, ये सारा आपको मिल जाएगा। सिर्फ मेन एक इंपॉर्टेंट लाइन देखो, मैं तुम्हें बता देती हूँ। मेन इंपॉर्टेंट लाइन यही थी यहाँ पे पूरी समरी में। इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 इयर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिलेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास क्या होता है, इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 इयर्स, अगर 2 साल के बाद भी नहीं हो रहा तो हम उस सिचुएशन को कहते हैं इनफर्टिलिटी। ठीक है, बाकी तुम ना समरी खुद रीड कर सकते हो। समरी में तुम्हें एक भी लाइन ऐसे नहीं मिलेगी जो तुम्हें आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलेगी। एक लाइन थी वो मैंने बता दी, नोट्स में भी लिखवा दी। ठीक है, तो तुम्हें कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं मिलेगी, ये तुम रीड कर सकते हो। हम थोड़े से ना क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि फिर तुम्हारा टाइम लेट हो जाएगा। ठीक है, समरी तुम खुद रीड कर सकते हो। समरी में कोई लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं थी, मैंने तुम्हें एक लाइन थी, मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, चलो अब करते हैं। ठीक है,
ठीक है, देखो पर्सनल मेंटरशिप के बारे में तुम्हें पता होगा, मैं दोबारा बता देती हूँ, आज इसका लास्ट डे है, 3000 में तुम्हें मिल रही है, तुम्हें वहाँ पे कोड यूज़ करना है काजल 123, ठीक है? तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट रहते होंगे, कौन तुम्हें वहाँ पे पढ़ाता है? तुम्हें मैंने बता दिया, बड़े-बड़े एजुकेटर्स, बड़े-बड़े कॉलेजेस के वहाँ पे तुम्हें मेंटर्स मिलते हैं। फिर तुम्हारे मन में डाउट आता होगा कि तुम्हारा हमारा मोटिव क्या है ये चीज़ करने का? मोटिव यही है कि तुम्हें 700 प्लस तक लेके जाना। पर्सनल मेंटरशिप जॉइन करोगे ना, गारंटी है इस चीज़ की कि तुम 700 प्लस पक्का ले जाओगे, ठीक है? तो तुम कर सकते हो, ठीक है? लास्ट डे है इसका, काजल 1 2 3 कोड यूज़ करना है, लास्ट डे है इसका, कर सकते हो, ठीक है? चलो क्वेश्चन देखते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स में क्या था बताओ? बर्थ कंट्रोल पिल्स में तुमको मैंने बताया था क्या तुम्हें किस हार्मोन्स का तुम्हें कॉम्बिनेशन मिलता है? फटाफट से आंसर्स बता दो, फिर हमारा चैप्टर भी, क्वेश्चन से सब कुछ खत्म हो जाएगा आज के लिए, बताओ। बर्थ कंट्रोल पिल्स में क्या होता है? बताओ इसके आंसर्स, बताओ। बर्थ कंट्रोल पिल्स में हाँ, अभिलिप्सा का ठीक है, ए, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन बताया था ना, या तो ओनली प्रोजेस्टेरोन रहता है या फिर हमारे पास प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है, सबका ठीक है, डोरामी, डीजी21, प्राची, ठीक है, सबका ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट बताओ, ओड वन आउट बताओ। देखो कॉपर 7 मल्टीलोड ये तीनों किसके एग्जांपल थे? कॉपर रिलीजिंग के थे ना, लेकिन एलएनजी किसका था? हार्मोन का था, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया? ऑड वन ऑड वन आउट हो गया, ठीक है? नेक्स्ट देखो, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज़िफ्ट। ज़िफ्ट क्या था? ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या करोगे इसमें? क्या करोगे इसमें? इसमें सॉरी बताओ 37 का बता दो फटाफट से। क्या करोगे इसमें? साफ-साफ देखो ऑप्शन दिख रहे हैं। हाँ, सी पहले वाले का ठीक है, इसका बताओ। बताओ। देखो, इसमें देखो यहाँ क्या है हमारे पास ज़ायगोट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब डेफिनिटली ज़ायगोट हम लेंगे फीमेल डोनर से उसको ट्रांसफर कर देंगे फैलोपियन ट्यूब में क्योंकि यहाँ पे क्या है ज़िफ्ट दैट मीन्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर इसीलिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सर्जिकल प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? वेसेक्टोमी या फिर ट्यूबेक्टोमी ना? तो यहाँ पे मार्क कर दो वेसेक्टोमी। हाँ, तुम आंसर्स दे रही हो, मैं देख रही हूँ, लेकिन देखो टाइम हो रहा है इसलिए मैं करा रही हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, तुम आंसर सही सब सही दे रही हो। हाँ, बी ठीक है, पहले वाले का बी ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज मेंट फॉर जो प्रोजेस्टेरोन होता है हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में उसको हम किस लिए जानते हैं? उसको हम किस लिए जानते हैं? बताओ इसका आंसर। इसको हम जानते हैं चेकिंग ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन डेफिनेटली जो हम प्रोजेस्टेरोन लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के साथ उसको हम किस लिए यूज करते हैं हम अपने ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था प्रोजेस्टेरोन क्या है हार्मोन से रिलेटेड है और हार्मोन का मैंने सारे काम लिखवाए थे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग चेंज हो जाएगी ओव्यूलेशन प्रिवेंट हो जाएगा तो ये सारा काम हमें कहाँ मिलता है हमारा प्रोजेस्टेरोन अलोनिन कॉम्बिनेशन वाले में ठीक है ठीक है नेक्स्ट देखो कॉपर टी क्या प्रिवेंट करता है देखो बताया था मैंने कॉपर टी क्या देखो ये एक बात देखो, तुम्हारे पास ना कोई भी मेथड पूछा जाए, तुम्हारे पास कोई भी मेथड हो, चाहे वो बैरियर का हो, कोई भी मेथड पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, ये चीज़ देख मैंने सिंपली बोला आईयूडी प्रिवेंट, तो इसका आंसर ना हमेशा फर्टिलाइज़ेशन करके आया करो। ओव्यूलेशन हो सकता है, लेकिन हम सिंपली क्या बोलते हैं फर्टिलाइज़ेशन। ये एक तरह से सिंपल ट्रिक मान लो, कुछ मान लो, कभी भी बैरियर वाले कोई भी मेथड से क्वेश्चन आए, तो जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, प्रिवेंट क्या करता है? तो हमारे पास मेन आंसर ना फर्टिलाइज़ेशन होता है उस केस में हमेशा, ठीक है? तो इसको याद रखना फर्टिलाइज़ेशन, ठीक है? चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ना बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है? आपको टेलीग्राम पे इसके आंसर्स मैं भेज दूँगी। नेक्स्ट देखो परमिसिबल यूज़ ऑफ टेक्निक एमनियोसेंटेसिस परमिसिबल दैट मीन्स जो कि आपका परमिसिबल है, जिसकी आपकी परमिशन मिली हुई है थ्रू गवर्नमेंट, वो क्या काम है? वो आपके पास क्या आएगा? देखो डिटेक्टिंग सेक्स ये तो बिल्कुल परमिसिबल नहीं है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं है, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इंटो यूटेरस ये भी नहीं है, डिटेक्टिंग एंड ये ठीक है। कोई भी आप जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी दैट मीन्स आप कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पता लगा सकते हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस। हाँ, सब ठीक बता रहे हैं आंसर। बी ठीक है, प्राची, डीजी ठीक है, सबका स्टडी, अभिलिप्सा ठीक है, सबका ठीक है। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एसटीडीज एसटीडी के बारे में कौन प्रिवेंट करता है मैंने तुम्हें बताया था सिर्फ एक लौता ऐसा बैरियर मेथड में तुम्हें बताया था जो कि आपका प्रिवेंट करता है एसटीडीज को एक लौता ऐसा चीज था क्या था वो हमारे पास क्या था हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है ये हमारे पास एक लौता था जो कि हमारा एसटीडीज को प्रिवेंट कर रहा था ठीक है बाकी देखो 21 का और तुम 22 का जो आंसर है वो तुम कमेंट में बता के जाओगे ठीक है इन दोनों कमेंट में आंसर बता के जाओगे मैं चेक करूंगी और आज हमारा था डे 8 ठीक है आज हमारा था डे 8 जब से हमने क्लासेस अपनी स्टार्ट किया 1 अगस्त से ठीक है आज हमारा डे 8 सब लिख के जाना हैशटैग डे 8 कंप्लीटेड ठीक है सब लिख के जाना है हैशटैग डे 8 कंप्लीटेड और जिसने कल वाला होमवर्क नहीं किया तो दैट मींस डॉक्टर वाला हैशटैग डॉक्टर वाला वो भी जरूर करके जाना ठीक है करके जाना और हैशटैग डे 8 कंप्लीटेड ज़रूर लिख के जाना, ठीक है? बाकी जो क्वेश्चन्स बचे हैं ना 21, 22 का तुम कमेंट से बताओगे, उसके अलावा 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम अपने मैं आपको इसके आंसर जो है मैं भेज दूँगी, ठीक है? तो हमारा जो पूरा चैप्टर है आज वो हमारा खत्म हो गया है, चैप्टर भी कर लिया हमने, क्वेश्चन्स भी कर लिए, होमवर्क अपना करके जाना, ठीक है? पर्सनल मेंटरशिप का मैंने तुम्हें बता दिया अप टू 40% ऑफ है, जो कि सिर्फ आज रात तक ही है,
यू कैन अप्लाई फॉर दैट कोड, वहाँ पे तुम्हें यूज़ करना है काजल 123, ठीक है? सिर्फ आज तक ही है ऑफर, तुम्हें सारे वहाँ पे टॉप मेंटोर्स तुम्हें वहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है? तुम वहाँ पे आज अपना अप्लाई कर सकते हो, ओके? बाकी यस, हाँ, देखो सब आंसर सही बता रहे थे, बी वाला उसका सब हाँ, सही आंसर बता रहे थे। ओके, ओके। ठीक, कमेंट्स में लिख के जाना डेट कंप्लीटेड, जैसे होमवर्क डॉक्टर वाला नहीं किया था वो भी करके जाना एंड आंसर्स ही बता के जाना, ठीक है? बाकी जो क्वेश्चन है सिंपल है, तुम कर सकते हो, ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू सो मच, यू कैन लीव नाउ। ओके, 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 ओके।